अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? देखिए ना, ज़िंदगी कितनी बेवफा होती है। आप क्या सोचते हैं क्या हो जाता है, आप क्या प्लानिंग्स करते हैं, खुदा ताला किस तरफ ले जाता है, और आपको पता भी नहीं कि पलक झपकते ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक और अहद तमाम हुआ। तारिक अज़ीज़ साहब, जिनकी आवाज़ की बुनियाद पर पीटीवी ने अपने होने का एहसास दिलाया, अपने होने का ऐलान किया। फ़र्स्ट पीटीवी अनाउंसर तारिक अज़ीज़ साहब हम में नहीं रहे। कल जब मैं ऐसे ही अपना मोबाइल खोल रही थी तो मैंने वहाँ एक न्यूज़ पढ़ी कि तारिक अज़ीज़ साहब का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा शायद फ़ेक न्यूज़ होगी। फिर मैं अपनी अम्मी को डायलिसिस पे हॉस्पिटल लेकर गई थी तो वहाँ टीवी पर हर तरफ न्यूज़ चैनल्स चल रहे थे जो उनमें तारिक अज़ीज़ साहब के बारे में बताया जा रहा था। और फिर मेरे दिमाग में उनके वो दिन जब वो मेरे शो पे आए थे, कुछ 10 साल पहले की बात है, वो दिन घूम गए। लिटरली ये वो लेजेंड हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है। आपको पता है इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया 30 साल तारिक अज़ीज़ शो और बज़्म तारिक ये करते रहे। 30 साल 30 ईयर्स कोई कम अरसा नहीं होता एक शो को लेके चलने में। इनके शोज़ के वो सेगमेंट, मिजाज आशनाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपनी फैमिली गैदरिंग्स में किया करते थे। इतना लाइवली शो होता था। इनका एक मुनफरिद स्टाइल सबसे नुमाया था और इसीलिए इनको सबसे मुनफरिद दिखाता था, क्योंकि इनका स्टाइल कोई और कॉपी कर ही नहीं पाता था। एक्टिंग 25 फिल्में की, एक्टिंग की 25 फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट भी किए हैं। इन्होंने शोज़ अनाउंसमेंट की पीटीवी की, जैसे मैंने आपको बताया पहले अनाउंसर थे पीटीवी के। बहुत सारे शोज़ किए और सियासत में भी अपना नाम बनाया। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे और इनका विट, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर मैं आपको कुछ अपने प्रोग्राम के क्लिप्स दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनसे बात करके ना सिर्फ मज़ा आता है, इनकी कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने का भी मौका मिलता है साथ साथ। यानी एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट का पैकेज एक साथ अगर हम कहें तो सबसे पहले नाम आएगा तारिक अज़ीज़ साहब का। आइए कुछ क्लिप्स, कुछ चुटकियाँ, कुछ थोड़ी सी यादें जो हमने इनके साथ बांटी या हमने इनके साथ दिन गुजारे, हमने इनके साथ इंटरव्यू किया, वो हम आपसे शेयर करते हैं। आइए देखते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बचपन से देखा है, हर एज में, हर स्टेज में मैंने नीलाम घर देखा है। ये प्रोग्राम मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने, आरिफ राना ने जी, ये आपके कराची के ये सदर बाज़ार में दुकान दुकान फिर के फ़कीरों की तरह दरजूज़ागरी की कि जी आप एक वो रेडियो दे दें, एक गिफ्ट दे दें, कुछ ये दे दें, हम आपका ये करेंगे, फिर यूँ होगा, फिर अब वो साथ साथ गाहकी भी कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है तारिक साहब आपकी को बात तो समझ में आती है, ओ काका वो इनको एक बैंड का रेडियो दे दो जा। अच्छा जी हाँ, आपने क्या लेना, आपने क्या। और उस वक्त दिल कट जाता था कि यार आखिर हम अच्छे भले लोग एक अच्छे भले इदारे से आए हैं, वो हमसे तमीज़ से ही बात कर लो। लेकिन दिल को ये इत्मीनान था कि एक दफ़ा होने राजा ने दो, फिर या मैं नहीं या गर्दिश या अफलाक नहीं। नीलाम घर उस दिन तारिक अज़ीज़ शो में कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा। नाम बदला जा रहा था वज़ीर आज़म के कहने पर। उस दिन बीबी आई थी डॉक्टर हाजरा तारिक अज़ीज़। अच्छा, माशाल्लाह। अगर सुन रही हो तो अस्सलाम वालेकुम। और आपकी कहाँ मुलाकात थी? ये तारिक अज़ीज़ शो करते हुए, नीलाम घर करते हुए मुलाकात हुई थी, उससे पहले ही मिल गई थी? अरे कहाँ, क्यों? वो जितनी मिली वो उनकी कतार तो इधर लगी हुई थी। ये मेरी माँ और बहनें इधर कहीं पेशावर से ढूंढ के इससे ले आई। वो दोनों का कोई मेल ही नहीं था ना। मैं तो यहाँ था कराची। हाँ। और कहाँ समुंदर कहाँ पहाड़। आप ये देखें ना, तो बस जिसका जो संजोग मिला दे, कुदरत की मुख्तारी है। ये तो हकीकत। वैसे एक बात बताऊं आपको निदा, के मर्द की उम्र उतनी होती है
जितनी वो महसूस करता है। क्या बात। और खातून की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखाई देती है। तो आपका कोई यादगार शो आपके जहन में है कि ये वाला शो मेरा धांसू हुआ, दबा के किया मैंने? वैसे तो प्रोफेशनल आदमी अपने हर शो में उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन एक शो मुझे नहीं भूलता। ये आपके रंगून वाला हॉल कराची में ही शो कर रहा था। शो बड़ा अपना खूबसूरत जा रहा है, क्लाइमैक्स पर जा रहा है, तो एक औरत अचानक खड़ी हुई, कहने लगी, सरताज मेरा तो रंग पीला हो गया। मैंने कहा ये मुझे आवाज़ दी है? अच्छा, बुर्का सा पहना हुआ, यूं आधी आंखें, वो उसकी बरहना थी। तो मैंने कहा कि ये किसको आपने कहा? कि आपको कहा है। मैंने कहा कि तो मुझे क्यों कहा है कि आप मेरे सरताज हैं? उसके बाद उसने कहा कि मैं फिर अभी कागजात निकाहनामा लेके आती हूँ। वो उस दिन की गई हुई आज शायद 20 साल हो गए हैं, वापस निकाहनामा लेके नहीं आई। बातें उनकी सुनकर अभी भी इतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे 10 साल पहले आया होगा। मेरे ख्याल से ये 11 साल पुराना शो है, क्योंकि ये हमारा पहला सेट था जब हमने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शुरू किया था। और जब उस ज़माने में जो जो गेस्ट मेरे पास आते थे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। जैसे आपने भी सुना, तारिक अजीज़ साहब जैसे क्लिप्स में कह रहे थे कि हम खुद जाकर अपने प्रोग्राम के लिए जो तोहफ़े तहाइफ थे वो जमा करते थे। वहाँ से मैंने इनकी ये बात पिक की थी, और वाकई हमने भी अपने नाजरीन के लिए बहुत सारी चीज़ें खुद जा के जमा की। जब मैंने इनकी ये बात सुनी, मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा इंसान जब अपना शो करता है तो उसको ओन करता है। और वाकई तारिक अजीज़ साहब ने अपना शो देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज़ का सलाम, ये आज तक गूंज रहा है और ये गूंजता रहेगा। उनकी एक पहचान बन गया ये नारा। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बहुत सारे लोगों के दिलों को उन्होंने खुशियाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। इतने टैलेंटेड आदमी। और मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका की जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये तारिक अजीज़ साहब का शुमार उन लोगों में होता है कि उनकी जगह आई डोंट थिंक सो कोई ले सकेगा। उनकी एक अपनी पहचान, उनकी एक अपनी आवाज़, उनकी एक अपने जज्बात होते थे अपने प्रोग्राम को लेकर। जितनी देखें उन्होंने जिस तरह बात की अपनी वाइफ के हवाले से, वो बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। इस पूरे इंटरव्यू से मुझे ये एहसास हुआ था कि उनका ज़िक्र बहुत ही अदब व एहतराम और प्यार से वो उन्होंने किया था। तो बहरहाल एक और पाकिस्तान का लेजेंड चला गया हम में, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, आना है यहाँ, सब ने अपना किरदार अदा करके चले जाना है। मगर ये जो तारिक अजीज़ साहब हैं, ये हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनके घर वाले जो इस वक्त जो फैमिली है, मैं उनसे शदीद अफसोस का इज़हार करना चाहूँगी अपने चैनल की तरफ से, अपने प्रोग्राम की तरफ से। बस बार बार यही दुआ है। सब एक जब मैं हॉस्पिटल में भी खड़ी हुई थी वहाँ, तो वहाँ अलग अलग किस्म के लोग थे। सब ये कहते वही तारिक अजीज़, वो जो नीलाम घर किया करते थे। मतलब कौन ऐसा है जो उन्हें नहीं पहचानता? कोई उन्हें भूला नहीं है आज तक, और ना ही हम उन्हें भूलेंगे। आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और मेरे बराबर एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ रखी है। ये एक रस्सी है, रस्सी का गोला है। ये देखें आप, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे खोलने की कोशिश करूँ, लेकिन इसका सिरा कहाँ है? मुझे इसका सिरा नहीं मिल रहा। ये इतनी मजबूत है कि मैं इसको खोल ही नहीं सकती। या तो मुझे पता नहीं कोई औजार जमा करने पड़ेंगे, आरी से खुलेगी, किस चीज़ से खुलेगी, कैंची से भी ये नहीं कटेगी। ये रस्सी इतनी मजबूत इसलिए क्योंकि ये एक साथ गुथी हुई है, जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, जमी हुई है। अगर तो ये एक साथ अलग अलग बिखरी हुई होती, मेरे लिए मुश्किल बात थी नहीं इसको खोलना, आराम से कैंची से काट लेती या छुरी से काट लेती। लेकिन क्योंकि ये एक साथ इस तरह यूँ जुड़ कर बैठी है, तो इसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ख़ानदान जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं, फैमिली जब एक साथ जुड़ी हुई होती है, तो कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में काम आना एक्चुअली
अगर आपके पास फैमिली की सपोर्ट होती है तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से वो सपोर्ट निकाल लेती है, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो ऐसी फिज़िकल सपोर्ट हो जो कि इस वक्त के दौर में, जैसे हम कहते हैं 2020 कोविड-19 कोरोना का दौर है ये, और ये सर्वाइवल का दौर है। इस वक्त इस तरह रस्सी से जुड़ कर रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदानों को, दोस्तों को, कलीग्स को, मेरा नहीं ख़याल कि ये नेगेटिविटी का दौर है। इस वक्त तो आपको हर चीज़ इग्नोर कर देनी चाहिए। और ये मैं ख़ास चीज़ उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो बड़ी मज़े से अपना मोबाइल उठाते हैं या लैपटॉप उठाते हैं और टक 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 चैट कर देते हैं किसी के लिए भी, कोई आम शख्स हो, कोई ख़ास शख्स हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई सियासतदान हो, ये ठक 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 अपनी नफ़रत का इजहार, चाहे वो किसी और से होगी ना, मियाँ से लड़ाई होगी, वो नफ़रत का इजहार जी किसी दूसरी खातून या दूसरे मर्द पर हो जाएगा। वो नफ़रतें थोड़ी सी बचा के रख लें। पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी पड़ी है भाई नफ़रतों का इजहार करने के लिए। इस वक्त इस रस्सी की तरह होने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जिस तरह का दौर है। अब आप देखें, जैसे हमारे घर में हम 3 लोगों को कोरोना हुआ था, और अगर शायद किसी एक को होता तो वो आइसोलेशन पीरियड गुजारना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता, मगर क्योंकि 3 थे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर करके वो दिन गुजर गए। उसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ को कोविड-19 कोरोना हो गया है और फिर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कहीं कहीं देखा गया कि एक बंदे को है तो वो जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है, क्योंकि उसको वो सपोर्ट जो मतलब आमने सामने बैठकर, जो एक हाथ पकड़कर, जो एक हग कर दी जाती है, वो नहीं दे पा रहे होते, और अकेलापन मज़ीद और बीमार कर देता है इंसान को। तो इसीलिए मैं आज आपके बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो शायद मैं यासिर के शो पे जब वो कल आए थे नहीं दे पाई, जो जब मैं शो पर आई थी नहीं दे पाई, बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं उनके जवाब मैं आज आपको दे पाऊँगी अपने शो के ज़रिए। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आम इंसानों में, यानी कि जो पब्लिक है उनमें तो हो ही रहा है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनमें भी बहुत फैल रहा है। और सेलिब्रिटीज़ में फैलने की वजह से बहुत सारी पब्लिक जो है यकीन भी करिए, अच्छा हाँ कोरोना है, तो एकदम बहुत सारे लोगों को हो गया। मगर शुरू में जिन लोगों को हुआ उसमें मैं और यासिर और नवेद रज़ा की फैमिली शामिल थी, और हमें नवेद रज़ा के थ्रू ही पता चला कि अच्छा हमें भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। नवेद रज़ा, उनकी बीवी, उनके माँ बाप और उनकी छोटी बेटी, इन पूरी फैमिली मेम्बर्स को कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी कि बच्ची भी शामिल थी, बुज़ुर्ग भी शामिल थे। इन्होंने किस तरह कोप अप किया और किस तरह रिकवर हुए हैं, ये आज मैं पूछना चाहती हूँ इस शो पर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने यूज़ की, इनसे पूछकर आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटे से वक्फे के बाद मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज के शो में आपको वो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो शायद अभी तक हमारे शो पे आपको नहीं मिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का प्रोग्राम उस हवाले से है जिस हवाले से मैं आपको बता रही थी कि हम सर्वाइव कर रहे हैं इस साल, और इस वक्त सब एक दूसरे से हर महफ़िल में, जो कि महफ़िलें होती हैं लेकिन फ़ोन पे होती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अब महफ़िलों की जो जगह है वो चेंज हो गई है, आपका अपना ही घर है और आपके दोस्तों का उनका अपना ही घर है, और वो महफ़िल जमती है लेकिन फ़ोन पे जमती है। तो एक ही तरह की बात हो रही थी, यार पता चला यार उसको कोरोना हो गया, वहाँ पे ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। मतलब लाइक आप हर दौर में मुख्तलिफ बातें कर होते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कहीं जंग की सिचुएशन होती है तो वो वाली बात हो रही होती है, किसी एक्टर का इंतकाल हो गया तो वो वाली बात हो रही होती है, कोई नई चीज़, कोई गैजेट मार्केट में आई हुई होती तो वो वाली बात हो रही होती। लेकिन इस वक्त हर जगह सिर्फ एक यही बात हो रही है, कोविड-19 कोरोना, इससे कैसे बचें, अगर हो गया है तो क्या करें, मर तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे डर, बहुत सारे खौफ और बहुत सारे जो अंदाज़े हैं वो लगा के एक दूसरे को हम बता रहे होते। मगर
जिस पे पड़ती है ना एक्चुअली उसे ही पता चलता है। तो इसीलिए जिन जिन पे पड़ी है मेरे यहाँ आज वही लोग शो पर आ रहे हैं तकरीबन रोज़ाना, और इस वक्त जिन पे सिर्फ उन पे ही नहीं, उनकी बच्ची, उनके अम्मी अब्बू पर भी ये मुश्किल आई और पूरे फैमिली ने इस मुश्किल वक्त से अपने आप को कैसे बचाया, कैसे रिकवर किया, ये सारे सवालात मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। तो आइए बुलाते हैं नवेद रज़ा, जिनको आप आजकल मेरा दिल मेरा दुश्मन में देख रहे हैं, एक ऐसे भाई बने हुए जो हैं तो बड़े खुददार, लेकिन कहीं कहीं खुददार होते हैं, कहीं कहीं थोड़े से खबीस भी हो जाते हैं। वो कैरेक्टर है उनका, क्या करें। तो आइए देखते हैं कि उनकी रिकवरी जो है पीरियड वो कैसा गुजरा। बुलाते हैं नवेद रज़ा और उनकी वाइफ कंवल कदीर। अच्छा, तो सरनेम नहीं चेंज किया, मुझे पता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। इतने दिनों बाद आई हैं आप कि मैं भूल ही गई कि सरनेम जो है कदीर है। Yes. मैं तो कही थी कंवल, एकदम नवेद। तो कैसे आप? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल तो इधर आ जाए ना, उधर पीछे क्यों जा रहे हैं? मतलब आप इतना इधर आ पीछे जाए। हाँ। वैसे हम तीनों तो अब बल्कि एक इधर ही आ जाए, बल्कि उन्होंने उधर ही, हाँ, हम तीनों तो वैसे ये मेरा चश्मा है। हम लोग कोरोना प्रूफ हो गए। या अल्लाह खैर करे और ऐसी रिसर्च आ जाए जो कह दे कि जिन्हें हो गया है दोबारा ना हो। अच्छा, कल हमारे ना घर पे वो आए थे जो प्लाज्मा टेस्ट करने के लिए आते हैं कि हमारा प्लाज्मा जो है इस काबिल है कि वो ये किसी और बहुत को अच्छी सेहत याब इन्फॉर्मेशन है और आप प्लीज लोगों को बताएं, क्योंकि मुझे और कमल को भी ऐसा लग रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप लोगों से ही कल हमें पता चला। कल मैं उनसे बैठ के ना, तो जब वो आए हुए थे हमारा प्लाज्मा टेस्ट करने के, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे ली। तो यही कह रहे थे कि जब आपको कोरोना हो गया है उसके 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपने डोनेट करना है, वरना वो उसका एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोग एक्सपायरी के करीब हैं, हम लोग एक्सपायरी के बिल्कुल। वही मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को इतने दिन हो गए। तो मैं कल वही उनसे पूछ रही थी, तो वहाँ से मुझे ये पता चला। मैंने कहा आज मैं बताऊंगी। इस पूरी जर्नी में इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हेल्थ के हवाले से, इतना पढ़ा है कि मुझे लगता है कि एक आध महीना और पढ़ लूँ तो MBBS हो जाऊँ। सीरियसली, मतलब लाइक, और जिस तरह हम लोग एक दूसरे से डिस्कशंस कर रहे होते थे, जो चीज हमें पता चलती थी, जो चीज आपको पता चलती थी, वो वाइस वर्सा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है इस पूरे प्रोसेस में, हम नेचुरल चीजों की तरफ बढ़ा गए ना। होए कितनी मेरे बाल अच्छे हो गए ना, बैककॉमिंग नहीं ठहर रही है। इतनी परेशान हो गई हूँ। वो यही कह रहे हैं आप लोगों ने जो हर्बल चाय और पता नहीं क्या क्या ज्यादा इतनी रेमेडीज की हैं कि जब वो 14 डेज और 15 डेज खत्म हुए तो मैंने कमल से कहा, मैंने कहा अब मेरी तरफ कोई कावा मत लाना, मेरे पेट में दरख्त निकल आएगा। मैंने इतने कावे पी लिए हैं, रोज 4-5 कावे स्टीम, 4 कावे स्टीम। क्या आप अपनी क्योर के लिए किए जा रहे थे चीजें, और फिर इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वो भेज रहे हैं चीजें, कर रहे हैं। आप लोग क्या भी आ रहा था, हम लोग एक दूसरे से शेयर भी कर रहे थे, बना भी रहे थे। तो वो इतना ज्यादा हो गया कि गर्म महसूस होने लगा। को गर्म होती हैं सारी चीजें। अच्छा, वहाँ से शुरू से करते हैं, मतलब ऐसे कि नवेद को कैसे पता चला, फिर उसके बाद कमल को भी क्या सिम्टम्स फील हुए, अम्मी अब्बू को। साइकिल शुरू ऐसे हुई कि सैटरडे को जब मुझे रोजा खोल के मैं वर्कआउट करने के लिए छत पे गया, तो मुझे वर्कआउट नहीं हुआ मुझसे। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर बिल्कुल एक फाउंटेन खोल दिया। और रेगुलरली करते थे आप रमजान में भी ना, रोज कर रहे थे। तो फाउंटेन किसी ने पानी का खोल दिया है मुझ पे, और इतना कि और मुझे क्रैम्प्स पड़ने शुरू हुए बॉडी में। अच्छा। और मैं बैठ गया पहले ही सेट के बाद। मैंने कहा मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा उन 2 दिनों में गर्मी बहुत थी। मैंने कहा शायद लू लग गई है, डिहाइड्रेशन हो रही है। और एक्सरसाइज आप शाम में, रात में, इफ्तार के बाद किया करते? पहले भी कर रहा था, शूट पे डिपेंड कर रहा था अगर हो रही है या फिर उसके बाद। तो खैर, तो मैंने इसको ये घर में नीचे आके बोला, मैंने कहा यार मुझे एक्सरसाइज नहीं हो रही, मुझे लगता है मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। मैं पानी नहीं पीऊंगा, रोजे की वजह से भी हो सकता है। मैंने ORS वगैरह पिया, मैं सेट हुआ थोड़ा, लेकिन बॉडी में ना वो एक वीकनेस शुरू हो गई थी और क्रैम्प्स पड़ रहे थे, मसल क्रैम्प्स। संडे को मुझे फीवर शुरू हो गया, 9900। फिर मैंने इससे कहा कि मैंने कहा नहीं यार ये ना मुझे गड़बड़ लग रही है। अच्छा, आपने कहा कि गड़बड़ लग रही है? हाँ, मैंने कहा मुझे क्यों। हाँ, पहले दफा तो डिनाइल में रहते हैं ना। एक्चुअली नवीद को यूजुअली फीवर नहीं होता, और मैं नवीद डजंट गेट अ फीवर। हाँ, और मैं इतनी SOPs फॉलो कर रहा था कि सब्जियां भी डिसइंफेक्ट करके घरों में ला रहा था, घर में ला रहा था, ग्लव्स, मास्क, काम पे एहतियात, और बहुत मतलब SOPs फॉलो कर रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो फिर मंडे का दिन मैंने एक देखा, मैंने कहा मैं मॉनिटर करता हूँ कि क्या सिलसिला है। मैंने आइसोलेशन शुरू कर दी। अच्छा, खुद ही कर दी? टेस्ट के बगैर है ना, मतलब थोड़े। जी। हाँ, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये चीज़ हो रही है। अच्छा, और हो रहा था, बॉडी में दर्द था आपके?
क्रैम्प्स मेन थे। सिम्टम यही था। मेरा तो मेन सिम्टम ये था कि मुझे मसल क्रैम्प्स हो रहे थे। अच्छा, मसल क्रैम्प्स हो रहे थे और बुखार फील हो रहा था। मैंने टेस्टिंग कराई, नज़ला खांसी नहीं था कुछ भी। अच्छा, मसल क्रैम्प ये हुआ कि जैसे एकदम मसल खिंचती है, खिंचती है जो आप पानी कम पिए, पानी की इंटेक कम करते हैं, नस चढ़ जाती है जैसे हम कहते हैं, वैसे ना, जैसे अगर आप आम जबान में कहें नस चढ़ जाए, स्पेशली इन काफ मसल्स जो होते हैं आपके। अच्छा, तो बुखार मेरा खत्म हो गया एक दिन बाद। हाँ, लेकिन मैंने इससे कहा यार, मैंने कहा ये सिम्टम्स आए और चिल्स बुखार के साथ हुए थे मुझे। जो एक दिन मुझे बुखार रहा ना, तो वो 100 के बुखार में भी चिल्स आ रहे थे। मतलब अगर एसी भी नहीं चल रहे ना, तो मैंने इससे मोड़ के कहा, मैंने इससे बोला कि तुम्हें ठंड लग रही है, एसी नहीं चल रही। इसने कहा नहीं चलने, एसी नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हें ये बहुत ये मेजर सिम्टम है इसका। तो मैंने कहा यार मैं सेम यासिर जो आप बता रहे हो ना, सेम चीज यासिर से। अच्छा, ये मुझसे 2 दिन पीछे चल रही थी सिम्टम्स में, और यासिर भाई और मैं सिम्टम्स में एक साथ चल रहे थे। वही मैं कह रही हूँ, सैटरडे को ही शुरू हुआ था यासिर को भी ऐसे। तो यासिर भाई और मैं कोऑर्डिनेशन में थे। यासिर भाई और मैंने कहा, यासिर भाई ने कहा क्या करें क्या करें। मैंने कहा यासिर भाई मैं जा रहा हूँ सुबह टेस्ट कराने। तो यासिर भाई ने कहा देख ले यार, जरूरत है, अभी सही हो गया है। तो ट्यूसडे था, मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग टेस्ट कराया, और जब मैं टेस्ट भी करा रहा था, उन्होंने मेरा फीवर चेक किया, वो 97। उन्होंने मुझे यही बोला कि DHO साउथ कमराबाद, उन्होंने कहा मुझसे कि यार कुछ नहीं है, तुम सही हो। और जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे, फिर भी टेस्ट करा लो। टेस्ट कराया, रात को रिपोर्ट आई, तो मैं और ये सामने बैठे हुए थे, रूफ पे ही बैठे हुए थे। इस मामू ने ना, मेरे DHO साउथ मामू है मेरे, आप जानती हैं। तो उन्होंने इसको फोन किया, वो घबरा गए ना, कि उन्होंने कहा यार ये घर में पहला केस आ गया, किस तरह से हैंडल करूँ इसको। और वो मुझे बहुत बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो उन्होंने इसको फ़ोन किया, और जब उनका फ़ोन बजा, इसने बस कान में उठा के इसमें बोला जी। अच्छा, मैंने इसको सामने से बोला, मैंने कहा मेरा पॉजिटिव आया है। तो इसने कहा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ गया है। तो वो ही कह रहे थे यार एक टेस्ट और रिपीट करते हैं कि हो सकता है फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं था। तो उस वक्त तो आपको याद है ना, नया बात थी, तो सबको लगता था बुखार बहुत ज़्यादा होता है। और फॉर अ मोमेंट में 1 मिनट के लिए चुप हो गया। मैंने कहा यार मैंने इतना ख्याल रखा, मैंने इतनी चीजें की, और ये बस थोड़ी सी गफलत की वजह से मेरा। उसके बाद हमें 10 मिनट की खामोशी की थी। हम दोनों छत पे खामोश बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रहे हैं कि हम करें क्या। मैं स्ट्रेटेजी पे चला गया कि यार अब खौफ इतना था ना, देखो खौफ इतना है। अच्छा, मुझे परेशानी, मेरी जो जान निकली वो 2 चीज़ों पे निकली। मैंने कहा एक मेरे घर में 4 साल की बेटी है, और दूसरा मेरे फादर COPD पेशेंट है, उन्हें लंग्स कंडीशन बहुत सिवियर है, जो उनकी 1 दिन पहले ही स्टीरॉइड्स खत्म हुई थी लंग्स के लिए, कि उनका इतने लंग्स वीक है। तो मैंने कहा यार ये किस तरह से होगा। अम्मी मेरी स्ट्रोक की पेशेंट हैं। मैंने कहा ये किस तरह से होगा, क्या होगा। मैं ये बैठा सोच रहा था कि हाँ बिल्कुल, और 2-3 दिन बाद ईद है। तो मैंने इसको बोला मैं तो आइसोलेशन में ही हूँ, तुम भी मेरे साथ आइसोलेशन में आ जाओ। और मैंने उनको बोला, और आप लोगों से बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग भी थर्सडे मॉर्निंग आप लोग अपना टेस्ट रिपीट कराएं। तुम सब अपना टेस्ट नहीं, हमने तो कराया, सॉरी आप पहला कराएं। तो मैंने आप लोगों के साथ रिपीट कराया। मैंने कहा टेस्ट दोबारा करेंगे। हमने टेस्ट कराया। आपने सबका टेस्ट कराया? मैंने भी खुद कराया, अपना भी कराया रिपीट, और घर वालों का पहली दफा हुआ। जी। बच्ची का भी कराया? मनाल का। अच्छा, मनाल का छोटी बच्ची है जैसे, तो कौन सी एज से टेस्ट करा सकते हैं? अभी तो लेटेस्टली मैं न्यूज में देख रहा था 6 मंथ बेबी वाज इन्फेक्टेड। जैसे बलाज का हलक से हुआ था, मनाल का कैसे हुआ? नोज से कराया। नोज से हुआ। अच्छा, एक दफा बलाज का हमने हलक से कराया, और एक दफा हमने नोज से कराया। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ, ऑफ कोर्स इतना पेनफुल है बच्चों के लिए। वैसे बहुत, देखिए बच्चे फेयर में रोते हैं। आपने भी टेस्ट कराया, मैंने भी कराया। टेस्टिंग पेनफुल नहीं है। ये मनाल की पिक्चर हम दिखा रहे, छोटी ये कोविड में ही है जब। अच्छा, ये उसी में होमवर्क की वर्कशीट कर रही थी। होमवर्क आ गया था, तो मैं इसको शाम में रूफ टॉप पे ले जाता था, तो हम क्या शाम में बैठ के इसको मैं वहाँ होमवर्क कराता था, तो थोड़ा के रिलैक्स रहे। इसने तो खैर मलंगी में पूरा टाइम गुजारा है, इसको तो पता ही नहीं। अच्छा, सबका पॉजिटिव आया? सब अच्छा हुआ। ये अब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में था कि हम दोनों ने आइसोलेशन शुरू कर दी। अब हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि यार अल्लाह करे तुम्हारा ना हो, कि तुम एटलीस्ट मनाल का ख्याल रख सको। 4 साल की बच्ची है। कि वो अम्मी या डैडी के साथ कितना रह लेगी। इतनी देर में मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार मुझे ये टॉयज चाहिए घर पे, ताकि मैं रोज इसको एक दे दिया करूंगा, ये खेलती रहेगी, इसका बेजहन बटा रहेगा। टॉयज आ गए। हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी कि हम इस तरह से रहेंगे। मैंने इसके लिए दुआ करने लगा कि तुम्हें ना हो यार, ताकि तुम घर संभाल सको। फिर मेड, और लेकिन अगले दिन मामू का सुबह फ़ोन आया। अब मैं उनको फ़ोन करके मैंने उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार आप
अम्मी डैडी को डायरेक्ट मत बताइएगा, अगर उनको हो भी गया तो हम जरा हैंडल करेंगे। उन्होंने उन्हीं को फोन करके सबसे पहले बताया कि आप सब पॉजिटिव हैं, अब आप लोग ख्याल शुरू करें। मतलब अम्मी, अब्बू, मनाल और हम दोनों, अब कमल भी। आप तो पहले ही से थे ना? जी। आपका रिपीट भी फिर दोबारा पॉजिटिव तो फिर मैंने अब इससे ये अब 2 चीजें हुई। एक तो मेरी उस वक्त जान निकल गई कि मैंने कहा यार मुझे अपना तो कोई खौफ है ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। अब इन लोगों का मामला किस तरह से सही होगा। फिर एक दूसरी ये हुआ कि एटलीस्ट पूरा घर हमारे पास है, अब अच्छा, हम घर में ही क्वारंटीन कर सकते हैं, एक कमरे में बंद। क्या हुआ जो काम करने वाले लोग थे उनका क्या हुआ? वो नेगेटिव थे। अब फर्स्ट डे ऑफ कोविड पॉजिटिव और फर्स्ट डे हमारे पास कोई हेल्प नहीं, गेट खोलने वाले के लिए कोई नहीं, घर में सफाई करने वाले कोई नहीं। तो वेरी फर्स्ट डे हमारा इतना ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम पहले दिन बीमार भी हैं। अब पहले दिन सबको सिम्टम्स हुए? सब नहीं, मनाल का बड़ा सबके सिम्टम्स के टाइम अलग अलग थे। कमल मुझसे 2 दिन पीछे चल रही थी जो हमारे सिम्टम्स थे। मनाल ने टेस्टिंग के 8th डे जाके बुखार शो किया है। हाँ, मना लो कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि 8th डे पे कहते हैं अजीब सी बात है, मतलब 6-7 डे पे आप रिकवरी शुरू कर देते हैं। मनाल ने 8th डे पे जाके सिम्टम्स शो किए हैं और वो भी 2 दिन के लिए उसे फीवर हुआ है 9900 और डायरिया हुआ है। तो वो उसने 8th डे शो किया। तो हम उस दिन और मजीद 8वें दिन घबरा गए कि यार ये तो 8वें दिन सिम्टम आ रहा है। तो हो सकता है अम्मी डैडी ने जो इतने माइल्ड सिम्टम शो किए हैं, एसिम्टोमेटिक रहे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ी नेमत है कि घर के जो बुजुर्ग हैं वो एसिम्टोमेटिक है। सबसे बड़ी मेरी अम्मी तो इतनी एसिम्टोमेटिक थी जहनी तौर पे भी कि मुझे ईद वाले दिन सुबह उठा के कह रही है तुम नमाज पढ़ने नहीं जाओगे। मैंने कहा अम्मी आप क्या भूल गई हैं? मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ने भेज रही हैं। कह रही और हाँ मैं भूल गई क्योंकि अम्मी की आदत है वो सुबह आके बजाना 7 बजे। तो खैर हमने वो क्वारंटीन शुरू किया। अब पहला दिन, अब लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है, अब लोगों से बात भी हो रही है। अब और जिस टाइम पे हम लोगों को हुआ है हम सबको, उस वक्त ये मामला बहुत एक बिल्कुल फ्रेश था। उस वक्त ज्यादा लोगों को नहीं हुआ था और लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या सिम्टम्स हैं। हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं था जिसको हमारे कराची में किसी को कोरोना हुआ हुआ। तो हमारे हम पास फोन करके उससे मशवरे ले सकते। हमारे पास जो लोग थे वो सारे अमेरिका के थे कि अमेरिका के कोई दोस्त और वहाँ वर्स था और वहाँ सिम्टम्स डिफरेंट थे। वहाँ का माहौल अलग है तो सिम्टम अलग है। तो यहाँ वाकई कोई नहीं था जिससे आप पूछ सके। अब लोगों को हमसे फोन करके सिम्टम्स भी पूछने। अब तो मैं तो ये भी बता रही होती हूँ, अब अच्छा डिसइंफेक्ट कराना है तो किसको बुला लो। बिल्कुल, मैं तो वो कोरोना आंटी बन गई। जी रिश्ते कराने वाली आंटी से कोरोना आंटी। डिसइंफेक्ट भी मैंने जिस दिन मेरा पॉजिटिव आया ना, मैंने पूरा घर डिसइंफेक्ट भी करा लिया था। वो आपके यहाँ भी भेजा था उन लोगों को। तो पहले दिन ही आपने करा लिया? मैंने पहले दिन मैंने इनको ऐसा लगा कि इनको होगा और हम सबको नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने कहा इन लोगों को कंटामिनेशन हुई हुई है वो सही हो जाएगी। लेकिन वो कराना अच्छा ही था, तो जर्म्स ही खत्म हुए होंगे। तो फर्स्ट डे अब लोगों के फोन भी आ रहे हैं, उन्हें सिम्टम्स भी मालूम करने, उन्हें मोहब्बत भी दिखानी है। और ये बर्तन धो रही है, अम्मी घर साफ कर रही हैं क्योंकि ईद भी आ रही है। आखिर 2-3 बाथरूम ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कौन धोएगा। मैंने कहा अच्छा मैंने बाथरूम धोए और मैंने बाथरूम धो के मुझे इतनी, मैं उसमें परफेक्शनिस्ट हो गया हूँ कि अब बाथरूम सही नहीं होता है तो मैं नाराज होता हूँ कि यार ये कैसे गंदा हो रहा है इतना। और मुझे पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट। ये तो अंग्रेजों वाली जिंदगी हो गई ना। अम्मी कर रही हैं तो 4-5वें दिन जब कपड़े धो रही थी मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो, कपड़े क्यों धो रही हो तुम? कह रही है इतने जमा हो गए, धोने तो हैं, कोई तो काम करना है। तो ये चीज भी आप लोग जहन में रखें कि इफ यू आर पॉजिटिव तो इसका ये मतलब नहीं है आप बिस्तर पे ही लेट जाए। मतलब अगर आपकी तबीयत खराब है वो तो रेस्ट करें। अगर एक्सर्शन नहीं करनी है ज्यादा, एक्सर्शन ये करती थी इसकी तबीयत खराब होती थी। अच्छा। हाँ होती थी, ये बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत ज्यादा कपड़े धोना या बर्तन धोना तो उससे एक्सर्शन होती थी एंड शी यूज्ड टू फील सिक। और वीकनेस कितनी हो जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए था उसूलन। कपड़े हमने भी थैले में पैक कर, मैंने भी बाथरूम धोए 2-3 दफा धोए। और फिर मैंने बाथरूम धोना तो मैंने एक आर्ट बना लिया था, मेरे को 1-1 घंटा बाथरूम धोता था मुझे। अच्छा मैं रोज सफाई नहीं कर सकती क्योंकि देखो हम लोग आदी नहीं होते ना, नहीं होते तो हम थक जाते हैं। हाँ, तो मैं नहीं। और कोविड की जो वीकनेस है, देखें आपके कोविड के 2 फेजेस हैं। एक जिसमें आप 14 डेज वायरस से लड़ते हैं और उसको रिकवर करते हैं। अगले 14 डेज जो होते हैं आप अपनी वीकनेस से लड़ते हैं। अच्छा आई डोंट नो, मुझे भी सिम्टम्स नहीं थे लेकिन मैं बहुत लेथार्जिक हो गई। मैं इतनी एक्टिव हूँ कि मैं मतलब मैं कहती हूँ मैं हड्डी हाइपर हूँ हर वक्त, एक्टिव इधर उधर। लेकिन उस वक्त यासिर कहता था निदा वो जरा वो उठा के ला दो, उसको देखती थी क्या है यार, फटीग होती थी, एक्चुअली फटीग होती थी, वीकनेस। अब वो अभी भी हल्की हल्की सी वो एक है कि वीकनेस। जब से काम पे आना शुरू हुई हूँ तो एक्टिव दोबारा हो गई हूँ कि अच्छा चलो आज ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। उस वक्त होता था कि हिलना नहीं, मतलब उस वक्त मैं चाहती तो अलमारियां साफ कर सकती थी, काम ही नहीं करने को। उस वक्त चाहती तो दराजे साफ कर सकती थी। लेकिन आप ज्यादा जब अपने आप को एक्सर्ट करते हैं तो आपकी बॉडी आपको बता देती थी कि यार
दिस इज इट, अब आप रिलैक्स करें, लेटे रहो, हाँ लेटे रहो, सोते रहो, आराम करते रहो ऐसे। और हर दिन कितना एक आपके कहते हैं ना कि आपके जहनी तौर पे कैसी अजियत होती है। आप रोज सुबह उठते हैं, एक नई कोई चीज़ सिम्टोमेटिकली अपेयर हो रही होती है, फिर आप अपने घर में 5 लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं जिसमें 2 आपकी एज, तो कहानी अलग थी ना, एज डिफरेंस, मतलब 2 बुजुर्ग, एक बच्ची, आप दोनों यंग। अब ऑक्सीमीटर्स हमने लगाए हुए हैं, हम सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल से चेक कर रहे हैं रोज। अच्छा, ऑक्सीमीटर वगैरह शुरू में ला के रख लिया था? हाँ नहीं, एक्चुअली हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, डॉक्टर फैसल जिया, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, उनसे मेरी एक दिन बात हुई कि इसको जब ब्रीदिंग इशू शुरू हुआ है कोई 4थे-5वें दिन, इसलिए रात को उठ के वॉक करने लगी कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा फैसल भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको सांस नहीं आ रहा, और थ्रू आउट हम सब ने डॉक्टर से कंसर्न रखा है, हमने खुद इलाज नहीं किए। तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, ऑक्सीमीटर मंगा लो। मुझे भी उन्होंने यही मशवरा दिया, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा ऑक्सीमीटर मंगाओ फौरन। मैं अपनी बहन से कहा खरीद के भेजो। हमने वो चीज़ें जो हम फैमिलीज ने बाद में मंगाई है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले से रख लें। ये आप तैयारियां रखें ना, ऑक्सीमीटर, कैलपॉल, पेनाडोल, अभी बल्कि हम आपको बताएंगे, मतलब अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो घर में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे थे इतने अच्छे दोस्त, ये अहबाब रिश्तेदार जिन्होंने ला के दे दिया। कोई किसी की फैमिली लाहौर में होती है, किसी की होता ही नहीं, कोई हेल्प कर सके, फिर आप कोरोना में जाके फार्मेसी में लेंगे तो दिस इज वेरी बैड। नहीं, वंस आपको एक दफ़ा पता चल गया है कि आप पॉजिटिव हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर से पैर बाहर ना निकालें। आप दूसरों के लिए, आप एटलीस्ट शुरू के 6 to 10 डेज आप लोगों के लिए कैरियर है ना, कि आप निकलेंगे, आप कंडीशंस हैं, आप किसी को भी लगा सकते हैं, और वो फिर अच्छा नहीं है। आपको एक दफ़ा पता चल गया, आपकी जिम्मेदारी, आपको सिम्टम्स हो गए। मेरे पास थ्रू आउट जितने भी लोगों के कॉल आई है, मैंने क्योंकि लोग सिम्टम के लिए फ़ोन करते हैं यार मुझे ये हो रहा है, तो सिम्टम्स वही होते थे, तो मैं कहता था यार टेस्ट कब जब भी कराओगे, अभी से आइसोलेशन शुरू करो। अच्छा नवेद, जिस ज़माने में हमने सबको बता दिया, लाइक हमने अपने जिनसे हम मिले थे, हमने जिम्मेदारी समझ के बता दिया, उस वक्त जो है ना सब छुपाते थे। जी हाँ, अब तो चलो सब बताने लगे। हमें कितने मशवरे मिले हैं, हमें कितने मशवरे मिले हैं कि फैमिली की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से, यार मत डिक्लेयर करो। लोगों को हम लोगों ने किसी को नहीं बताया, ये तो ऑटोमेटिकली बाहर बुरी चीज़ नवेद इतनी हुई कि लाइक यासिर, हम सब यासिर के भाई वगैरह सब अलग अलग रहते हैं, और ऑब्वियसली कोरोना की वजह से हम बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। मेरी अम्मी के साथ मिलना मुझे इसलिए ज़रूरी था कि उनको डायलिसिस पे लेके मैं जाती हूँ। हाँ, तो वो लेकिन यासिर, उसके बहन भाई सब अलग अलग रहते, दानिश, फराज, ये। मगर क्या हुआ, जो कि एक चीज़ मुझे बुरी भी लगी कि यासिर का जो भाई है वो डेंटिस्ट है। अब यासिर से वो कितने अरसे से मिला ही नहीं, क्योंकि जाहिर है टाइम पीरियड चल रहा है, हम फ़ोन पे बात कर लेते थे, पर वो कहने लगा यार देखो, लाइक आप लोगों ने तो बताया, लेकिन लोगों ने मेरे पास ही आना, मेरे पेशेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करा ली गई, ये तो यासिर का भाई है, एब्सोल्युटली इसको भी हो सकता है, ये स्टिग्मा है। तो लोग जो है ना वो ये गलत, भाई हमें हुआ, हमने बता दिया, मैंने शो ख़त्म कर दिया, मैंने अपने पूरे सब लोगों को बता दिया कि ये हो गया। एक चीज़ मैं आपके शो पे आया हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर ज़रूर करूँगा कि जब ये न्यूज़ बाहर आई थी, हमने बाखुदा लोगों को नहीं बताया कि हम क्यों पहले दिन ही लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने बहुत गलत बैकलैश दिया इनको सोशल मीडिया पे कि इनकी वजह से चीज़ें शुरू हुई, वो बहुत गलत था। एक इंसान जो एक चीज़ में पॉजिटिव हुआ है, एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ है जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक शेक कर देता है, कि वो शुरू के एक हफ्ते जो बैकलैश था ना वो बहुत गलत था। बगैर किसी चीज़ की रिसर्च किए, बगैर उसकी आपको न्यूज़ पता होने के बगैर किसी को बैकलैश देना गलत है। वो जो याद है आपको, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, कोरोना का उस वक्त पैदा भी हुआ था, उस वक्त ड्रामा नहीं शुरू हुआ था, उसको 2 महीने हो गए चले हुए, तो हम इस शो वो तस्वीरें लगा के लिए आए थे, निदा ने सबको लगा दिया, मैं तो मतलब इतना हर्ट हो रहा था बंदा, वो हम पढ़ के बुरा लग रहा था, वो गलत आप लोगों ने बैकलैश दिया। हमेशा रिसर्च कर लिया करें, सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज के लिए चीजें ना डाल दिया करें, आप एटलीस्ट पता हो कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किसको कैसे लगा, ये किसी को नहीं पता, किसी को हमें खुद नहीं पता कि क्या हुआ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खरीद के अपने घर में जमा की, जिसकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही रिकवर्ड हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये सारी बातें जानेंगे हम नवेद और कामिल से एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिस्टर एंड मिसेस नवेद रजा वैसे तो ये हमारे शो पे आते थे तो हम इनसे गेम्स करा रहे होते थे, अपनी कितना उछल कूद मस्ती हंगामा, और आज सोचिए हम जरा नहीं था कि हम अवेयरनेस शो कर रहे होंगे। ये देखो जरा पढ़ा लिखा और लेकिन ये वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, ये तो है। चले किसी का फायदा हो जाए। अब हमने खास तौर पे आज यहाँ दावत दी है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उबैस खान साहब जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंडस हॉस्पिटल से। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त तो आप जो है ना, आपको आपका फ़ोन जो है वो आपको बंद करके सोना पड़ता होगा हर वक्त हर तरफ से। समटाइम्स बल्कि मैं ये सोचा था फेमिलियर लग रहे हैं शायद, जब मैं आता हूँ वो नफीसा के पास वो कैंसर वार्ड के लिए एक आध दफा होपफुली जी बिल्कुल तो और मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब को खुद पॉजिटिव भी रह चुके हैं। हाँ, रिसेंटली लाइक 15 डेज अर्लियर मुझे हो गया था। हम लोग सब आइसोलेट हुए थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस ड्यूरेशन में मैंने मोबाइल वाकई स्विच ऑफ कर दिया था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कि मेरा ऑलमोस्ट घर में मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी 5 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। तो मतलब वाइफ बच गई, मैं तो वही हैरान हूँ वो उनकी कुव्वत मुदाफियत कितनी माशाल्लाह स्ट्रांग है कि वो उनको कुछ नहीं हुआ है ना। मेरे साथ रह रही है ना। डॉक्टर साहब को हो गया दूसरे वाले, आपने इतने इन्फेक्शंस दे के उनको स्ट्रांग कर दिया है, आपका इम्यून मजबूत हो गया। अच्छा, बहुत सारे सवालात दिमाग में हैं लोगों के। अब हम तीनों के दिमाग में ये सवाल है, हम में एक दफ़ा कोरोना हो गया, क्या दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों में, मुझ में, हम सब में, हम वी कैन गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना एनी टाइम। लेकिन देखिए अभी रिसर्च ने कोई ऐसा वुहान में भी जो इतने लोग बैठे हुए, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, ये प्रूव नहीं कर पाए कि हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि कल हमारे पास वो टीम आई हुई थी एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए कि हम लोग एलिजिबल हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो वो घर हमारी टीम आई हुई थी डॉक्टर्स की। तो उनसे मैंने ये सवाल किया था, तो वो ये कहने लगे कि अभी तक ये कोई रिसर्च सामने नहीं आई कि जिसको हुआ है उसको एक दफ़ा फिर दोबारा। लेकिन एहतियात शायद इसलिए जरूरी है कि इन्फेक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई चीज़ प्रूव हो ही नहीं रही है ना। ये बात वाकई बिल्कुल सही है कि ये नोवल कोरोना वायरस है, बिल्कुल हमें नहीं पता इसके बारे में, बहुत सारी बातें नहीं पता। मगर अगर वी विल टेक इट दिस वे कि जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा भी जब शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, दुनिया में आया था, तो 1920 में उसकी पेंडेमिक आई थी, स्पेनिश फ्लू के नाम से आया था। और 75 लाख 7.5 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसकी डेथ पेनल्टी रही थी। तो आप देखें, अब वी आर प्रोन टू इट। हम तो मतलब हमें नज़ला खांसी आता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ख़त्म भी हो जाता है, पता भी नहीं लगता, हम उसको जो है वो एहतियात भी नहीं देते, हम अपने नॉर्मल सारे काम कर रहे होते हैं। तो कोरोना भी इट कैन बी पॉसिबल कि ये आफ्टर अ वाइल जो है वो हमारी कम्युनिटी में इसके खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और हल्के नज़ला खांसी ज़ुकाम तक ही अपनी वो कर ले। बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोगों को तो जैसे कोई सिम्टम्स नहीं होते, लाइक आया चला गया पता नहीं चला, कुछ लोगों को सिवियर होते, ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, एक जो बहुत शदीद पैनिक आई थी वो बच्चों के लिए आई थी कि बच्चों को नहीं हो रहा, उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन उनको फिर आना पता चला शुरू हुआ कि होना शुरू हुआ। अब आपकी बेटी हमारी एक मिसाल आई कि हमारी बेटी 4.5 साल की है। आपको पता है टेस्टिंग के 8th डे उसने सिम्टम शो किया है। टेस्टिंग के 8th डे, जबकि आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि 6th-7th डे के बाद आप थोड़ा अपना रिकवरी प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग जो सिम्टम्स शो करते हैं यूजुअली, देखें वही वाली आप वाली बात कि हम सब वी आर नॉट इक्वल, और डिफरेंस क्या है, क्यों कुछ लोगों में हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा, वी डू नॉट नो राइट। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जो यूजुअली सिम्टोमेटिक होते हैं हम, वो 2nd और 3rd डे से होना शुरू होते हैं। एग्रीवेशन ऑफ द सिम्टम्स जो होती है वो 7 डेज से लेकर 12 डे के दरमियान में होती है। इसमें यूजुअली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली सिम्टम्स वही होते हैं कि खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, और आप जो है वो फीवर आ रहा है आपको, मगर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में यूजुअली एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स होती है। तो जैसे आपने कहा कि आपकी बेटी के अंदर जो सिम्टम्स आए थे, तो वो इनिशियली सिम्टोमेटिक थी, फिर शी हैड अ स्टेप अप कि वो उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हुए। अच्छा, एक और सवाल बहुत लोग कर रहे होते हैं, जैसे ये इनके घर में 5 अफराद थे, सब पॉजिटिव थे, तो ये इकट्ठे एक साथ रह रहे थे। हमारे घर में हम 3 अफराद थे, तो बाकी जो नेगेटिव थे वो अलग थे, और हम एक साथ तीनों एक ही कमरे में सो रहे होते थे। तो क्या जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी भी सिम्टम्स एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं? जैसे मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा था, मल्टीप्लाई होता है कुछ। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ रहने से मुझे, जो कि हुआ नहीं मुझे कुछ भी,
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपस में पॉजिटिव लोग हैं उनको भी एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखें, इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करनी चाहिए, वैसे भी एक कोशिश करनी चाहिए। अगर पॉजिटिव हैं तो हम एक एरिया में एक पर्टिकुलर जोन के अंदर रह सकते हैं, आइसोलेटेड होकर रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के हॉस्पिटल में होते हैं। बिल्कुल, हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं, उसमें डिफरेंट पेशेंट्स के मिसाल हमारे घर में, हमारे घर में 5 लोग पॉजिटिव थे जी। हम सेम किचन यूज कर रहे थे, सेम बर्तन यूज कर रहे थे, सही पूरी स्पेस यूज कर रहे थे साथ। और लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें जो रेकमेंड भी की और हम कर भी रहे थे, हम वेंटिलेशन घर की बहुत ज़्यादा कर रहे थे। हम हर पूरे वक्त एसी में नहीं बैठे हुए थे। रात में तो चले आप सो रहे हैं, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन हम सुबह उठ के और शाम 5-4 बजे तक कोशिश करते थे कि एसी ना चलाएं, गर्मी भी लगती थी, लेकिन वेंटिलेशन बहुत करते थे हर कमरे में। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी हमें यही रिकमेंड किया था वेंटिलेशन करें ताकि इन्फेक्शंस मजीद मल्टीप्लाई ना हो, तो निकलें। इनके घर से और हमारे घर से हमें ये तजुर्बा आया कि पॉजिटिव लोग, मतलब जाहिर है अभी कोई चीज़ प्रूव नहीं है, लेकिन साथ रह सकते हैं। क्योंकि 2 घरों में लाइक इनका तजुर्बा हमारा कि हमें नहीं कोई एक दूसरे से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मतलब ये नहीं हुआ कि साथ रह के ज़्यादा तबीयत खराब हो, या बुखार ने अपना पीरियड ज़्यादा लिया किसी का, या नज़ला खांसी किसी का ज़्यादा रहा, या देखिए एक जो बहुत मेजर सिम्टम है जिसने बहुत लंबा प्रोलॉन्ग किया वो टेस्ट, स्मेल और फटीग। तो मैं कहता हूँ आज 30th डे पे खड़ा हूँ मैं, लेकिन फटीग मुझे अभी भी है। अगर मैं हल्का फुल्का सा वर्कआउट करने शुरू किया है तो मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मेरी स्ट्रेंथ होती थी, और ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। क्या ये है, ये ऐसा होगा क्या सबके साथ? देखें, बिल्कुल फटीग से आई एम गोइंग थ्रू फटीग राइट नाउ। मेरे वही सिम्टम्स हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिम्टोमेटिक नहीं हूं। दर्द है, फटीग? हाँ, फटीग है। सर में दर्द तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ मुझे, मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आई एम हैविंग फटीग, बहुत फटीग है। और आई वाज हर्डिंग यू व्हेन आई वाज बिहाइंड द कर्टेन्स के आपको भी जो है वो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, फटीग हो रहे हैं, एक्टिव नहीं रही हूँ उतनी। हाँ, वो अब जब से ऑफिस आना शुरू हुई हूँ तो अब जाहिर है, क्योंकि अब मुझे भी 28 दिन हो गए हैं। लेकिन जब मैं शुरू में उस वक्त ही एसिम्प्टोमेटिक थी, मगर उस वक्त मुझे बहुत सुस्ती थी, अजीब बेजारी। आप ये कह सकती हैं कि ये इसका एक पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, तो ये है इसका। और इसका वही वाली बात कि हम लोग इसके बारे में जो है वी आर नॉट सो श्योर कि कब तक परसिस्ट करता है। क्यों है ये देखिए, कोई भी वायरल जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, तो हम लोग फटीग तो हो ही जाते हैं ना, इसके अंदर थोड़ी सी होती है। अब फिर वही वाली बात है, नोवल वायरस है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है इसके। हम अभी बात कर रहे थे शो में पहले कि एक तो 14 डेज है कि यू फाइट द वायरस जी, आफ्टर 14 डेज और 15 डेज जो वो है वो यू फाइट योर रिकवरी, योर इम्यूनिटी, कि आप उसको बेहतर करने की। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 20th डे मैंने कहा यार मैं सही हो गया हूँ, मैं वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ। यासिर भाई ने भी मुझे मना किया नहीं करोगे। मैंने कहा यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैंने वर्कआउट किया, ट्रस्ट मी मेरा ब्लड प्रेशर इस तरह से लो हुआ है और 3 दिन मुझे कांस्टेंट सर में दर्द रहा कि मैं बिल्कुल जा पड़ा। ड्यूरिंग आइसोलेशन भी ना एक दिन मैं नमाज पढ़ी थी, तो मैं फ्री हुई तो यासिर बैठ के नमाज पढ़े। मैं कहा बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? तो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको चक्कर आ रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हें अगर इस तरह की फीलिंग है तुम बैठ के पढ़। यासिर भाई ने शुरू के 10 डेज बहुत टफ गुजारे हैं, आपको तो पता ही है। उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और चीज़ें थी, उनके ज़रा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे। और उन्होंने लेकिन बहुत एहतियात की, उससे बहुत मेहनत की है। बहुत, मैं यही कह रही थी कि आई डोंट नो कोई शायद अगर मुझे इतना होता तो मैं नहीं कर सकती। करेले का जूस, लौकी का जूस, अदरक चबाना। अभी मैंने उनको नई चीज पे भी लगा दिया, एलोवेरा पे भी। अरे भाई अजीब हो गया, तो उस दिन गमले खरीद के भी लाए ना, जैसे सोना निकल आया। और पूरी वो हमारी मेट भी आ जाती है ना, वो भी चले भाई हम सब खाते हैं। और उस दिन गमले भी खरीदे, मेरे साथ फोन पे बात करते हुए गमले खरीदे, घर आ गए, उन्होंने पूरा पूछा किस तरह से खाना। मैंने कहा एलोवेरा एक तो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, फिर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जी बिल्कुल कहते हैं। तो वो दवाओं का भी असर कम करता है, चीजें बेहतर करता है। अब देखें पेट सही करता है, मुझे तो लगता है। वो कहेंगे आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और आप लोग बातें कैसी कर रहे हैं एलोवेरा। हम सवाल उनसे करते हैं और खुद जवाब दे रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये अदरक हो, एलोवेरा हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं है, तो गो फॉर इट। अगर आपको इसको जो है वो आप इससे कंफर्टेबल हैं, गो फॉर इट। मगर हाँ, गलत यूज़ ऑफ मेडिकेशंस जो है वो हार्मफुल हो सकती हैं। जैसे सना मक्खी हर एक को सूट नहीं कर रही है, वो जो है कुछ लोगों को इतना सिवियर इंटेंसिटी का डायरिया हो रहा है क्योंकि इटसेल्फ ये डिजीज भी डायरिया इंड्यूस कर रही है। आई एम विक्टिम ऑफ दैट, ऑल ऑफ अस, हम सब। डॉक्टर साहब, लोग सना मक्खी आती तो लोग पागल भी तो हो जाते,
एक एक चम्मच उठा के 2-2 चम्मच उठा के कि हम जल्दी सही हो जाए। मतलब भाई ऑलरेडी हमारे सिम्टम्स में डायरिया था। हाँ। और सोचे और आपने नमक की पीनी शुरू कर दी। बिल्कुल। तो उसने कोई मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डिहाइड्रेट भी होना शुरू हो गए। और डिहाइड्रेशन जो है वो इस डिजीज नॉट गुड, ऑब्वियसली नॉट गुड। हमारी फैमिली को सना मक्खी सूट की जैसे इनको सूट की, इनको सूट हम लोग को सूट की, इनको नहीं की, तो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस चीज़ के बारे में हमें साइड इफेक्ट्स का ज़रा ज़्यादा पता हो तो आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि इट्स बेटर टू अवॉइड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में इस्तेमाल करने से पहले उसकी पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, एक बहुत तो इतना अच्छा एक्सेस है हमारे पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब इस वक्त सबसे आप लोगों ने घर में क्या खुराक ली कोरोना जब आपको हो गया? क्या क्या खाया? हमने एक्चुअली तो नॉर्मल फूड खाया, वेरी ऑनेस्टली। आपको पता है आधा वक्त तो हम आधा वक्त हम डाइट्स पे रहते हैं कि भाई ये मत खाओ तो रोटी मत खाओ, सब खाया? इसके बाद हमने सब खाया। लेकिन जिस दिन मतलब सेकंड डे ऑफ जो तो था हमारा, मैंने से कहा, मैंने कहा अब कोई एहतियात नहीं है। हाँ। पराठे भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, लेट्स ईट एवरीथिंग। तो हमने प्रोटीन, हमें रेकमेंड उन्होंने किया था कि प्रोटीन अच्छा होता है फॉर फाइटिंग वायरस, तो आप प्रोटीन रिच डाइट लें। घर का सौदा वगैरह कैसे मंगाया? वो तो बहुत हमारे माशाल्लाह। ये भी एक पूरी एक मैं आपको बताऊं, ये भी एक फेज है। फेज है, मतलब फेज एक तो चीजें रहती हैं घर में, ऊपर से आपके इर्द गिर्द जब आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपसे प्यार करने वाले हो ना, तो इतना मतलब चांद रात को फैसल कुरैशी और उनकी फैमिली हमारे घर पे आके मेरी गाड़ी के पीछे, मेरी गाड़ी के पास उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रख के जा रहा हूँ ताकि तुम खाओ। वो ऑल द वे DHA से आके दे के गए। मैं उनको डराने लगा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर आ रहा हूँ। नहीं तुम बाहर नहीं आओ, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से गाड़ी में बैठ के रख के चले गए। नेक्स्ट डे ईद थी। ईद वाले दिन मेरे दोस्त है नोमी भाई, वो मनाल के लिए ईदी, उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेके ईद वाले दिन उन्होंने बेल बजाई, उनका सामान रखा हुआ है भाई आपके लिए। हमारे पास बहुत चीजें हैं यार। देखो ये हम लोग चीजों की भूखे नहीं है, लेकिन ये जो जस्चर है ना, बिल्कुल ये आपके अंदर जान डाल। नबील भाई ने खाना भिजवाया एक दिन पूरा, इनके भाई ने खाना भिजवाया, मेरे मामू ने खाना भिजवाया, हमारी फैमिली ने भिजवाया, जो देख भी रही है शो भी, गजल नाम है उसका, गजल ने खाना भिजवाया। तो मतलब नबील भाई के साथ तो मजे का सीन ही, हमारा टेस्ट गया हुआ था। तो नबील भाई की वाइफ पुलाव बड़ा मजे का बनाती है, तो उन्होंने फोन किया कैसा था पुलाव? मैंने कहा बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो 10 दिन से खाना सिर्फ चबा रहा हूँ, टेस्ट ही नहीं था। तो वो टेस्ट कैसे चला जाता है ना, और इतना लंबे टाइम के लिए 10-10 11-11 दिन के नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वाकई में दूसरे लोगों की सपोर्ट मुझे याद है कि मेरी बहन मुझे खाना भिजवा रही थी, उसने कहा कुछ और चाहिए? अब मैं तो हाँ, मैंने कहा जो बर्तन धोते हैं ना वो वाला सोप चाहिए। उसने कहा और? मैंने कहा हाँ ये भी चाहिए, ये भी 2-3 चीजें मैंने उसे बताई थी लिटरली। उसके भाई ने एक दिन ग्रोसरी भिजवाई। हाँ, क्या हमने कहा कि जो चीज, और पैसे भिजवाए। अरे हमने कहा पैसे तो हमने तो पोछा लगाने के लिए क्लोरीन मंगवाया। हाँ, क्या चीजें होती है ना, मतलब जो मंगवानी पड़ी। तो यासिर की भी जो पार्टनर्स हैं वो उसमें से फहाद, ये वो, उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो इस तरह होता है। आपने, आपकी बीवी डॉक्टर है, तो आपने क्या क्या खुराक ली? देखें, डाइट के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल खाते हैं वैसे ही खाइए। हम लोगों ने भी वही लिया, नॉर्मल डाइट थी हमारी। हम लोग, माय वाइफ वाज कुकिंग ऑल द टाइम। और इन द मीन वाइल हम लोगों ने फ्रूट्स का इंटेक अपना बढ़ा दिया था। तो ये हमने विटामिन, मटन यखनी अच्छी है, फ्रूट्स खाना अच्छे हैं, और कोई ऐसी खास चीज़ है जो हमने ठंडी हर चीज से बहुत परहेज किया कि गला वैसे भी करता है बिल्कुल। हमने उसको आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स हो या ऐसी चीज़ों को तो वायरल में वैसे भी हम कर ही रहे होते हैं। आइसक्रीम और ठंडा पानी कैसा होता है मुझे अभी तक नहीं पता। मैंने अभी तक नहीं शुरू किया। मैंने कहा एहतियात करते हैं थोड़ा सा। हालांकि हम ठंडे पानी के बगैर इतनी गर्मी में ना मतलब सुकून नहीं आता। नहीं, अभी भी नहीं, मजा ही नहीं आ रहा पानी पीने का, मजा ही नहीं आता पानी जब तक ठंडा नहीं होता। लेकिन यासिर के अंदर आदत डेवलप हो गई सादा पानी। मैं तो पहले भी सादा पानी पीती थी, मैं ठंडा नहीं पीती थी क्योंकि मुझे शो करना होता था, तो मेरा गला ही मेरी बेटी की चालाकियां मैं आपको बताता हूँ कि उससे गर्म पानी नहीं पिया जाता। 4.5 साल वो क्या करती थी, हम गर्म पानी, अब डिस्पेंसर बंद कर दिया था हमने, पानी की बोतल गर्म थी, तो वो छुप के जब देखती थी हम कमरों में तो वो पानी भरती थी गिलास में और चुपके से फ्रिज में नीचे ले जाके रख देती थी वेजिटेबल वाली साइड पे अपना गिलास, और थोड़ी देर बाद कभी खुद ही पी लेती थी। एक दफा डैडी ने पकड़ा, एक दफा मैंने पकड़ा, तो मैंने सोचा तुम ठंडा पानी क्यों पीती हो? कौन पीता है? अम्मी का है, मम्मा का है। तो वो बच्चे अपना बिल्कुल नहीं पिया जाता है। मनाल का भी चला गया था, ये तो वही बता सकती है बड़े होके इस वक्त। लेकिन ऐसा लगता नहीं तो कि टेस्ट आता है तो फिर वो खाना नहीं खाती। वही मैं अल्लाह का शुक्र है शी एट फूड, तो मुझे नहीं लगता। अम्मी डैडी का टेस्ट किया था। हाँ, अम्मी डैडी का टेस्ट किया था, उनका बहुत थोड़े दिनों के लिए गया। हमारे घर में
जो सिवियर सिम्टम्स शो किए हैं वो मैंने और कमल वो आप सोचिए जो कहते हैं 2 जवान लोग हैं घर के, सबसे ज्यादा सिम्टम हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अल्लाह ने भी वही मुसीबत डाली जहाँ बर्दाश्त हो सके। और यकीन करें इतनी दुआएं, इन ऐसे ऐसे लोगों से दुआएं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनके भी घर वाले दुआएं, ईद पे न दुआएं, और मतलब ये ठीक है मैं कहता हूँ कि दवा में भी इलाज है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज है जो आपको मौत के मुंह से भी वापस ले आती है। तो हम सब के लिए जिस तरह लोगों ने दुआएं की है ना, वो मोहब्बतें हमें हमेशा याद रहेंगी। ये तो है, बिल्कुल कोई शक। अच्छा, आपको सिम्टम्स हुए थे डॉक्टर साहब? जी मुझे माइल्ड सा फ्लू था और उसके अलावा फीवर हुआ था, बाकी बॉडी एक सभी तक है। अच्छा, आपको फ्लू हुआ था? जी माइल्ड। इसमें फ्लू कैसा? हमें घर में किसी को फ्लू नहीं हुआ, आप लोगों को भी नहीं हुआ। नहीं, हमें भी नहीं। मेरा जो फ्लू था वो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग हो रही थी, यानी जो गले में पीछे हलक में गिरता है नज़ला, वो हो रहा था। इनिशियली हुआ था। खुश्क खांसी कहते हैं उसे। खुश्क खांसी यूजुअली इसके अंदर ज्यादा होती है। आपको बहुत ज्यादा मतलब खांसी होती थी? खांसी होती है, मुझे नहीं होती थी, मुझे खांसी नहीं हो रही थी, मगर बस नज़ला थोड़ा सा गले में गिर रहा था। अच्छा, तो बस ये सिम्टम था मेरा। इसके अलावा और फीवर था, फीवर मेरा जो है वो 8 से 10 दिन तक परसिस्ट किया था। 102 तक की जो है वो हाई एंटीबायोटिक ली कि नहीं? अच्छा, आपका फीवर 102 तक गया? मेरा गया है। हमारे यहाँ पूरे घर में, और इनफैक्ट इन लोगों के यहाँ भी हम लोग 99-100 पे थे। 100 नहीं क्रॉस, 100 क्रॉस नहीं। देखिए वेरिएशंस होती हैं, हम तो बहुत सारे पेशेंट्स भी देख रहे होते हैं, तो 102, 103 तक की भी हम कई पेशेंट्स के अंदर स्पाइक्स देखते हैं। ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तकरीबन कोई 50-55 लोगों को हुआ है और nobody crossed 100। तो हमें ऐसा लगा कि ये इसमें 100 से ज्यादा हो नहीं रहा। देखिए यूजुअली नहीं हो रहा, यूजुअली इसके फीवर 100-101 तक ही जा रहा है, मगर असल में इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, हम इसके अंदर कहते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आप कमजोर होते हैं, तो उसकी वजह से सुपर एडेड जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। सुपर एडेड, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है तो इन दैट केस आपको एंटीबायोटिक्स की नीड भी होगी, और वो फिर फीवर हाई स्पाइक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स नहीं हुए हैं, उस वीकनेस में आपको दूसरा कोई इन्फेक्शन, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों की अम्मियों को, और अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे पढ़ा हूँ, लोगों को में टाइफाइड बहुत कॉमन हो रहा है। 3-4 मेरे फ्रेंड्स की मदर को क्या कहते हैं टाइफाइड हो गया कोरोना के साथ साथ ही। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग था। मुझे ये जब हम लोग इस आइसोलेशन में थे तब मुझे किसी डॉक्टर ने बताई थी ये कि निदा इसमें आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी लग सकते हैं, इसीलिए बाहर का खाना और वो सब चीजें अवॉइड करने को खास तौर पे कोरोना होता है ना, दिल चाहता है कभी कभार आपका कि भाई बाहर से आपको इतनी आदत होती है मजे का कुछ मंगा के खा लें ये वो, तो इस टाइम पीरियड में बाहर से ना खाएं तो बेहतर। बहुत ज़रूरी है कि आप घर, क्योंकि अगर जैसे आप सब थे तो खुद ही पका रहे थे, खुद ही खा रहे थे, कोई हेल्प नहीं थी, तो अभी कभी सुस्ती भी होती है यार, छोड़ो हम। और पता है ये जो कह रहे हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं, घर साफ करने का रीज़न भी यही था। मैं लेट जाती बेड पे, शायद मेरी सास भी लेट जाती, लेकिन हमें पता था कि घर साफ नहीं किया, बर्तन नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया है घर में, सफाई नहीं की तो आपको पता है बैक्टीरिया का बच्चों के साथ। अभी किसी को लाइक हमारी जानने वाली को किसी बच्ची को हुआ, वो और उसके अब्बू एक घर में रहते थे, बाकी सब बहनें शादीशुदा थी, अम्मी का इंतकाल हो चुका। अब वो लड़की कहने लगी कि मैं क्या करूंगी, मुझे कौन खाना वाना देगा, तो उसने अपने अब्बू को इतनी अक्लमंदी की, उसने अपने अब्बू को बहनों के घर भेज दिया। अब वो पूरा घर उसी का हो गया, वही सफाई भी कर रही है, वो खाने भी पका रही है, तो ये समय इस वक्त दिमाग का बहुत काम है जो आपने लगाया, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अच्छा, अब मैं दोबारा से वही लिंक दे रही हूँ जो हम अभी बातों में भूल गए। घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पहले से ही अपने स्टैंड बाय पे रखना है कि आपको जब अल्लाह ना करे पॉजिटिव आ जाए रिजल्ट और फिर आप निकल कर भागें, तो वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बताना चाहती हूँ आपको, इस वक्त हम घर बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कल हमारे शो पे हो रही है कुरानदाजी, और वो कुरानदाजी किस चीज़ की है मैं आपको बताती चलूँ। जैसे कि हमेशा से मैं बोलती थी, कतरा कतरा समंदर बनता है, और आप सिर्फ 5 रुपए की मदद से शामिल हो सकते हैं
यानी 5 रुपये आप 20 दिन खर्च करेंगे तो आप 100 रुपये के मिली गोल्ड परचेज प्लान में शामिल हो जाएंगे और कुरानदाजी के ज़रिए जीत सकेंगे आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का वो पीस जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। कल होगी उसकी कुरानदाजी, आज से आप शामिल हो सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, शामिल हुई इसमें सिर्फ 5 रुपये की मदद से। तो देखिए वो गोल्ड का पीस जो हम आपको कल कुरानदाजी में देंगे वो क्या है, दिखाइए ज़रा, चला सकते हैं इस वक्त? हाँ, जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है नवेद और कमल की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से भी, क्योंकि ये खुद भुगत कर आए हैं इस कोरोना कोविड-19। इस वक्त तो लग रहा है पूरा सेशन हो रहा है, हम सब बैठे तो हम 4-5 घंटे बात कर सकते हैं। क्या चीज इस्तेमाल की, क्या सिम्टम्स थे? इनको इंट्रोड्यूस तो कर दूं। यस, हमारी लेजेंडरी डॉक्टर बिल्कीस, जिन्होंने हम दोनों फैमिलीज को के बड़े काम आई हैं ड्यूरिंग कोरोना कोविड-19। और हमें ऐसी चीजें पता चली जो खा सकते हैं, जिनका नाम सुन के आपको लगे कि आपको ये कैसे, मतलब ये क्या है, लेकिन मतलब ये साबित हो गया, लेकिन हर्बल जो है ना। यस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और शुक्रिया आपका। हाँ, आपका बहुत, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। नहीं भाई सच्ची बात ये है कि जो हमने इस वक्त चायें पी हैं और हमने इस वक्त हर्बल चीज़ों को इस्तेमाल किया अपनी बीमारी में, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि वाकई दुनिया इसकी तरफ पलट के जा रही है। बहुत सारे लोग होते थे ना, जड़ी बूटी ये वो, हमेशा एक बहस चल रही होती थी, लेकिन हमने तो ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में ये चीज़ें। जी बिल्कुल, मतलब कि एतक़ाद से अगर इस्तेमाल किया जाए और मिक़दार उसकी सही रखी जाए तो ये दवा है। बिल्कुल, तो हमें बहुत सारी चाय जो है आपसे पूछने वाले हैं, आप बैठ जाएं जब तक। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब से हमने सबसे पहले ये पूछना है कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो घर में पहले से मौजूद होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वाइटामिन्स और गैजेट्स, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक फीवर चेक करने के लिए बेसिक चीज़ें जो हम पहले से तैयारी रखेंगे। देखें, थर्मोमीटर हर घर में होता है, वो लाजमन होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास बीपी अपरेटस होना चाहिए, बीपी अपरेटस, और शुगर चेक करने की मशीन, ग्लूकोमीटर होना चाहिए। बीपी अपरेटस हर किसी से चेक नहीं होता। हाँ, नहीं आता, बट अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, आप उससे एक एटलीस्ट एक रफ आइडिया तो ले सकते हैं। वो बहुत प्रिसाइज रीडिंग नहीं देता है, बट स्टिल यू हैव एन आइडिया। क्योंकि बीपी से क्या पता चलेगा? देखें, अगर इन्फेक्शन प्रोवोक कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उस केस के अंदर बीपी फॉल करना शुरू करता है, नीचे आना शुरू करता है, ये हो सकता है बिल्कुल। और कुछ जो पेशेंट्स होते हैं हमारे बीमारी या कोई एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है इवन। अच्छा। तो हमें एटलीस्ट वाइटली पेशेंट का पता होना चाहिए कि पेशेंट वाइटली कैसा है, उसका बीपी कैसा चल रहा है, टेम्परेचर कैसा चल रहा है। और क्या होना चाहिए? उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक हम लोग नहीं होती थी घर के अंदर, मगर अब ज़रूरी है, जो ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। क्योंकि वो अब जैसे मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो। पेशेंट जो है वो आपको बता रहा हो कि मेरी सांस फूल रही है या मुझे सांस की अलामतें हैं। फॉर से मेरे वालिद साहब को जब हुआ था तो उनको सांस फूलने की अलामत नहीं थी, मगर उनकी ऑक्सीजन कम होकर 83-82 तक आ गई थी। इतनी कम हो गई। नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल 95 से ज़्यादा होती है। उनकी 83 90 हो जाती है ना। सॉरी, अलार्मिंग जो होती है बिल्कुल लेस देन 90 अगर होगा तो आप इवन 94 से जब आप लेस पे आते हैं तो आप उसको अलार्म्ड हो जाते हैं, आप उस वक्त अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं। 90 से लेस हो गया है तो ये इंडिकेशन है कि अब आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ अ डॉक्टर, तो आई केप्ट हिम एट होम और आई ट्रीटेड हिम ओवर देयर। बट ऑन दी अदर हैंड उनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी और उनको कोई अगर जैसे सैचुरेशन कम होती तो ऑक्सीजन देनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क भी घर में लेके रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम विद मी, है ना जी। तो अब अगर सैचुरेशन कम हो तो आप ऑक्सीजन यूज करें। बिल्कुल, और ऑक्सीजन वैसे ही चेक करें आप। पल्स का क्या ताल्लुक है? पल्स भी किससे भी कुछ होता है? पल्स देखें, जब फीवर होता है या ये चीज़ें होती हैं तो पल्स वैसे भी बढ़ जाती है हमारी। तो दूसरा ये कि इस वायरस की वजह से हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है। सुनिए, जैसे मेरी पल्स बढ़ गई थी। ठीक, मेरी आपकी पल्स कितनी बड़ी थी? 98 तक चली गई। 98 हाई है, मगर ऐसा नहीं है कि इस पर आप कोई ट्रीटमेंट करेंगे या कुछ करेंगे। यूजुअली आप इसके ऊपर कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि आप पल्स को आइसोलेटेड एक चीज़ को टारगेट नहीं करते हैं, आप सब चीज़ों को देखते हैं एक साथ। अच्छा, आपके ससुर की बड़ी थी क्या? वही हम ये बात कर रहे थे कि मैं भी माय फादर इज सीओपीडी पेशेंट। ओके फाइन। लंग्स उनके बहुत वीक हैं। बिल्कुल। तो ही नेबुलाइजेड, वो कॉम्बो हेल यूज़ करते हैं। और उनकी अभी इनफैक्ट कोविड पॉजिटिव आने से पहले 2 दिन पहले इनकी डेल्टा कॉटल बंद हुई थी।
ओके। तो वो इतना सिवियरिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका। तो वो रेगुलर ये सारा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें ज़्यादा आसानी हुई इसको फाइट करने में, और वो एसिम्प्टोमेटिक भी थे, या फिर उनके लिए चीज़ें बहुत वर्स्ट भी हो सकती थी? देखें, वो जैसे आपने बताया कि वो डेल्टा कॉर्टिल यूज़ कर रहे थे, तो उससे तो ऑलरेडी बहुत लंबे अरसे से यूज़ कर रहे होंगे, इम्यूनिटी डाउन होगी उनकी शदीद। फिर सीओपीडियन है जिनके लंग डैमेज हो या कोई प्राइमरी डैमेज पहले से ही मौजूद हो, फॉर से हार्ट का डैमेज हो या लंग डैमेज हो या किडनीज डैमेज हो, तो वो तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो तो वैसे ही एक स्टेप नीचे है ना हमसे, तो उनके अंदर तो ज़्यादा चांसेस हैं। सो मिराकुलसली, या मैं कहूँगा कि अल्लाह की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे वालिद जो है वो है, कोई उनको ज़्यादा नहीं, उनके लिए सबसे ज़्यादा हमें पूरी फैमिली से उन्हीं के लिए फ़ोन आते थे कि उनकी बताओ तबीयत। अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे बहनोई जो हैं, उनके 2 स्टंट्स जिले में, ही इज़ एज यंग एज अस, उनकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। अच्छा। तो 40s में भी नहीं है वो अभी, तो उन्हें भी हुआ। अच्छा। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करके, हाँ, उनके शुरू के 10 दिन बड़े डिफिकल्ट थे, खांसी कंजेशन बहुत ज़्यादा शदीद हुआ उन्हें। वही वाली बात है आपकी, इम्यूनिटी उनका, उन्हें 10 दिन से ज़्यादा बुखार रहा है। हॉस्पिटल तो नहीं जाना? नहीं। तो वही वाली बात है, ये सारी चीज़ें हर तरह के पेशेंट्स हमने इर्द गिर्द देखे हैं, तो लेकिन आपकी वही वाली बात है कि डिपेंड के उनको किस तरह से वो वायरस रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कि पता है आम इंसान को नहीं पता उसे अस्पताल अब जाना कब चाहिए। अब जैसे चले हमने तो अपने आप को घर में कर लिया मॉनिटर और थोड़ा ओवर मॉनिटर किया हमने अपने आप को, उसके लिए क्या था कि हमें पता रहे। अब एक आम इंसान को कैसे पता चले कि अब अलार्म है कि भाई अस्पताल भागो? अच्छा, मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी डिजीजेस की स्टेजेस कितनी होती हैं। जी देखें, सबसे पहली स्टेज है एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। सही है। फिर दूसरी स्टेज हो जाती है माइल्ड, ये भी पेशेंट जो होता है वो हल्का नज़ला, खांसी, जुकाम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम सब माइल्ड में ही रहे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर आ जाती है मॉडरेट, और फिर आती है सिवियर, और फिर आती है क्रिटिकल। मॉडरेट, सिवियर और क्रिटिकल, ये वो स्टेजेस होती हैं जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अच्छा। एक आम आदमी को हॉस्पिटल जाना ही जाना है। इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉडरेट के अंदर सांस फूलना एक अलामत है। फिर अगर पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास घर में मौजूद है और आपने उस पर अपनी सेचुरेशन चेक की और वो 94 से लेस आ रही है, 93 आ रही है, 92 आ रही है, तो आप मॉडरेट की कैटेगरी में आपको फौरी तौर पे जो है वो हेल्प ले लेनी चाहिए। बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प एक्वायर करनी चाहिए। सिवियर के अंदर तो और मजीद सेचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, फिर और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। क्रिटिकल तो वो स्टेज है कि आप, यानी कि ऑक्सीमीटर जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो ना अगर उससे हमें पता चलेगा कि हमें अब अस्पताल जाने की जरूरत है। क्योंकि एक स्टेज होती है हमारे पास, हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं हम उसको। हैप्पी हाइपोक्सिया के अंदर पेशेंट को कुछ नहीं होता, वो आपके सामने शायद मेरे जैसे या आपके जैसे बैठा होगा, मगर उसकी सेचुरेशन आप चेक करेंगे तो वो लो आ रही होगी। सेम मेरे फादर के साथ जो हो रहा था। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना कि उनका कोरोना का टेस्ट आया शाम में और सुबह इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल जाने से पहले भी बहुत सारे मतलब लाइक इतनी जल्दी, अरे रात में पता चला है और सुबह जो है उनका इंतकाल हो गया, तो सांस रुक जाता होगा या कुछ। लोग मुझे लगता है कि फाइट करते हैं घर जाने से बिल्कुल कि उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी की सैचुरेशन कम हो गई क्या हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, क्योंकि कभी-कभी तो आपको खुद भी नहीं, इवन एक डॉक्टर नहीं बता सकता, जस्ट बाय लुकिंग एट हिम मैं नहीं बता सकता उसको कि यार अनटिल अनलेस यू मॉनिटर, मैं जब तक मेरे पास मॉनिटर्स नहीं होंगे, डिवाइसेस नहीं होंगी, मैं जस्ट बाय लुकिंग एट हिम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिम्प्टोमेटिक नहीं है पेशेंट। तो इसका मतलब आपने ये कहा अस्पताल जाने का तरीका यही है कि ऑक्सीमीटर से चेक करते रहें, जहां वो मॉनिटरिंग आपको ये कहेगी, आपको बार-बार मतलब कितनी दफा पूरा दिन, 1.5 दिन अपना हर 2 से 3 घंटे पे चेक कर लें अपने आप को। हम 2 दफा करते थे, एक दफा सुबह कर लेते थे, एक दफा रात में कर लेते थे। मैं थोड़ा मोर फ्रीक्वेंटली बोलूँगा 2 से 3 घंटे पे। और मैं ये बोलूँगा कि अगर अलामतें आ रही हैं आपको, तो आप, क्योंकि आजकल लोग बहुत डर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम जाएंगे तो हमें तो कोरोना पॉजिटिव कर देंगे, लाइक दिस कि आपको पॉजिटिव कर देंगे, आप हैं पॉजिटिव, एटलीस्ट आपकी ट्रीटमेंट तो हो जाएगी। बहुत सारे लोग डिनाइल में हैं, हमें तो नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास डेली को 3 से 4 फैमिली की कॉल आती है और वो टेस्ट नहीं करा रहे, वो सिम्टम्स शो करते हैं और वो कह रहे हैं बस हमने घर पे आइसोलेशन कर लिया, हम जाएंगे, डर के मारे नहीं करा रहे। तो ये भी मैं कहता हूँ ठीक है, एक एहतियाती है, अगर आपको नहीं कराना तो एटलीस्ट आप लोगों से दूर हो गए आइसोलेशन करें। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को इवन टेस्ट भी कराएं, आप घर में आइसोलेशन एक्वायर करें और आप जो है वो 7-10 डेज के बाद अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है आप यू कैन। अच्छा, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली जो है वो मैसेजेस आते हैं, खाने हम क्या खाएं। तो खुराक तो जैसे हम सब ने बताया कि हमने आम खुराक ली जो हम घर में खाते थे, डाइट के बगैर, जो अपने रोटी चावल जिस तरह के हम खाने पकाते हैं वो खाते थे। लेकिन जो हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किया है ना,
हमारे इम्यून सिस्टम को वो अगर हमें चीज़ें पहले ही पता चल जाएं तो क्यों ना हम पहले से पीना शुरू कर दें। तो डॉक्टर बिल्किस हमें कुछ ऐसी टीज़, कुछ ऐसी हर्बल चीज़ें बताएंगी जो आप अभी से पीना शुरू कर दें, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप इस कोरोना का शिकार नहीं हुए हैं तो। जी मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। वैसे तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेफ़ हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो बच्ची को हुआ ना। और इन्होंने बहुत पूछा भी उसका और शी वाज वेरी वरीड फॉर। हाँ, बस अल्लाह ने करम किया, अल्लाह गफूर रहीम हर एक के बच्चों पे करम रखे। अच्छा देखिए, अब नहीं हुआ इम्यूनिटी, बच्चों के लिए बताइए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए नहीं हुआ, लेकिन मैं इससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूँगी अपने पंसार भाइयों से, अल्लाह के लिए 5000 का नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ इतनी बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा देते, प्लीज़ ये नहीं कीजिए। अच्छा, ग्लू सब्स की लकड़ी, हम ये ऐसी एक हमारी इम्यून बूस्टर जड़ी बूटी है जो हम न्यूबॉर्न बेबीज को भी पहले, हाँ देखिए ये बेल होती है, ग्लू सब्स, और ये खास बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बता रही हैं, जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है, आप बस इनको ये कहवा दे सकते। ये ऐसी चीज़ है कि वैसे तो देखिए, अब जब डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने से बाद आप ग़िज़ा पर लाते हैं, तो आपने 6 महीने के बाद सिर्फ आधी टीस्पून पिलानी है छोटे बच्चों को। 2 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनको आपने 2 टेबल स्पून दिन में 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पता हो, आप अपनी इसका नाम रिपीट करें, पंसारी की दुकान से मिलेगी। हाँ, ग्लू सब्स, ग्लू की लकड़ी बोल दें, ग्लू सब्स बोल दें, ये एक बेल होती है और इसको आप जाके नेट पर सर्च कर लें, नंबर 1 इम्यून बूस्टर है। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे हम? मैं बहुत आसान है, आपने इस तरह के स्टिक्स लिए 2, सही है, इसको इस तरह तोड़ा। अच्छा, मैंने तोड़ के एक को हटा दिया। क्यों हटाया? जब मैंने इसको तोड़ के देखा तो ये ब्लैक हो गया, तो यानी कि ख़राब हो चुका है। अब ये जो मैंने तोड़ा तो देखें, ये देखें, ये सही है, ठीक है, सही है। तो ये मैंने जो स्टिक है 2 कप पानी मैंने ले लिया है और इसमें मैं लकड़ी डाल रही हूँ। इसको आपने जोशाना है, जोशानदा बनाना है। 2 कप को कितना कर देना है पानी? 2 कप को 1 कप कर देना, 1 कप कर देना है, अच्छी तरीके से जोशाए। और अब आपको लगता है कि बच्चे को बुखार भी है। अच्छा, ये सिर्फ टेस्ट पूछ रही हूँ कि बच्चों को पिलाना कोई आसान चीज इसका नहीं। कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस है। जैसे सेना लीव्स का अगर आप सही तरीके से बनाओ तो टेस्ट उसका नहीं आता है, इसी तरह इसका टेस्ट नहीं आता, कड़वा नहीं। शहद मिला सकते हैं? बिल्कुल आप मिला सकते हैं, आप हल्का सा शहद मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं। आप इसको जोशा के जो है ना, आपने कहा कि 6 महीने के बाद से आप ये बच्चों को दे सकते हैं। 1/4 टीस्पून 6 महीने के बच्चे को, 2 टेबल स्पून तक 2 साल के बच्चों को 2 टेबल स्पून दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना, आप जो इसको जो है आप आधा कप 1 कप ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सना मक्की बच्चों को दे सकते हैं? सेना लीव्स ना बच्चों, मैंने आपने जब मुझसे पूछा था, मैंने कहा था सिर्फ 1 चम्मच पिलाना बालाज को सिर्फ, क्योंकि वो 5 साल का, मैंने कहा सिर्फ 1 चम्मच देना, उससे ज्यादा नहीं। आपने हमें एक और आसान तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि मनाल को डायरिया हो रहा है, तो आपने कहा था कि पानी में 1 चम्मच उसका कावा डाल दें या फिर उसको उससे नहला दें। मैं बिल्कुल नहलाने का बोलती हूँ बच्चों को, मैं कहती हूँ कि मक्की से नहला दें, बिल्कुल नहला दें। स्टीम ले, जिनको स्टीम, अच्छा आपने सना मक्की से स्टीम ली थी, नॉट पी नहीं थी। हमने स्टीम भी ली, फिर कलौंजी से ली, लौंग से स्टीम ली, लेकिन लौंग की स्टीम बड़ी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी है, विक्स वगैरह उसी से बनता है। और तो है ना, हाँ मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ। सेना के बारे में ये कहते हैं कि भाई नहीं दें, तो मैं कहती हूँ बच्चों को नहला दें और उनको स्टीम दें। अच्छा, नहलाना भी मतलब उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उसकी स्टीम भी बहुत अच्छी। तो ये आपने कहा 2 कप को 1 कप कर दें? 1 कप कर दें, 1 कप करके जिस तरह बताया इस तरह दें। ये मैं बोल रही हूँ प्रिवेंशन के तौर पर हमें इम्यून बूस्टर चाहिए। अच्छा, ये इम्यून बूस्टर, मेरे बच्चे के जैसे बलाज के क्लास फेल होता है ना, उनकी अम्माएं बड़ी बता रहा था कोई कि बच्चों में भी आना शुरू हो गया, बच्चों में भी चीजें नजर आना, जैसे आपकी बेटी है, मैं न्यूज़ में देख रहा 6 महीने के बच्चे को। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। बच्चों में भी है। इसका नाम मैं फिर एक दफा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि माए इस वक्त ये 4 ही होंगी खरीदना। क्या है ये? ग्लू सब्स। ग्लू की लकड़ी बोलते, ग्लू की लकड़ी, ग्लू सब्स बोलते। ये एक बेल होती है, ठीक है, और ये पूरे मतलब इस पे रिसर्च मौजूद है। ये नंबर 1 इम्यून बूस्टर कहलाती है। और हमारे और भी कोई है? ये तो बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसी का एक और अब क्या होता है कि जो कोरोना के पेशेंट है जो मुझसे इन टच है, वो बोलते थे हमारी हड्डियों में बेताशा दर्द, हड्डियों में, और ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब देखिए सिम्टम्स बताते हैं कि कोई आरी चला रहा है, कोई छुरी चला रहा है, कोई मैं इतना दर्द है कि मैं टैबलेट ले नहीं सकते, रो रहे। तो उनके लिए मैं डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रही हूँ, जैसे हमारे वैसे नॉर्मल जिस्म में दर्द होता है तो हम पेन किलर ब्रूफन वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इसमें मना करते हैं, क्यों?
इसमें देखें शुरू में कुछ डेटा आया था जिसने इसको ये कहा था कि ये सेफ नहीं है, बट राइट नाउ अभी ज़्यादा हमारे पास कोई प्रूवन और डेटा नहीं आया कि ब्रूफिन जो है वो ज़्यादा। लेकिन ये है कि यहाँ से बर्दाश्त करते रहते थे वो ब्रूफिन वगैरह नहीं, अगर वो ले लेते तो ऐसा नहीं है इतना। वैसे हम यूजुअली पैरासिटामोल पे रिस्पॉन्स आ जाता है। पैरासिटामोल बिल्कुल। अच्छा, अब हड्डियों में दर्द है तो ऐसा हड्डियों में दर्द और बहुत ऐसे वीकनेस और ऐसा है कि लोग चीखते हैं। तो आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि ये ग्लू की लकड़ी से ही मैं बता रही हूँ, मैंने इसकी तादाद बढ़ा दी। आपने 2 कप ही रखना है पानी, तादाद आपने बढ़ाना है, मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ। इसके साथ एक और चीज़ आप डालेंगे, अजवाइन। अजवाइन आप 1/4 टीस्पून डालेंगे। अच्छा, आजकल ना सिर्फ कोरोना, आजकल 2 चीज़ें और फैली हुई हैं। आपको टाइफाइड भी हो सकता है और डेंगू का भी जोर है और मलेरिया का भी है। ये एक ऐसी दवा है जो तीनों में सेफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने जोशाया, जोशांदा बनाया, छाना और दे दिया। 2 कप, 1 कप सुबह पीजिए, 1 कप शाम पीजिए। इसको पीने के आधे घंटे बाद पसीना आना शुरू हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मगर देखिए, मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये आपने करना है, उसके साथ अपनी अद्वियात भी इस्तेमाल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बड़े पता नहीं बेवकूफ़ी वाला सवाल भी होगा, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जैसे लाइक ये कह रही टाइफाइड भी फैला हुआ है, मलेरिया भी फैला, और भी चीज़ें फैली हुई हैं, तो आप नेज़ल स्वैब वाला टेस्ट कराने जाएंगे और आपको इन्फेक्शन कोरोना वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा, तब भी वो पॉजिटिव आ सकता है क्या? देखें, फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है, कोई भी टेस्ट आ सकता है। क्या आपको हो सकता है टाइफाइड हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो और आपका पॉजिटिव आ जाए कोरोना। फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं, बिल्कुल फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। उसकी जो है वो तादाद ज़्यादा होती है इनफैक्ट, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव के अंदर हमारे पास सारे के सारे सिम्टम्स उस तरफ जा रहे होते हैं। टेस्ट कराते हैं तो हमारे पास सेम यार, मेरे दोस्त है, उसकी वाइफ है, अभी उनको रिसेंटली 3 दिन पहले सिम्टम्स हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कल बताया कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। मैंने कहा लेकिन तुम्हें सिम्टम्स तो हैं, तुम 10 दिन आइसोलेशन कर लो। कह रहे हैं नहीं, जब नेगेटिव आया तो अब आइसोलेशन क्या? यानी उनको फिर प्रॉब्लम कोई और थी? नहीं, वो कह रहे हैं फॉल्स नेगेटिव का मतलब ही यही है। टेस्ट कभी कभी फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, तो मतलब वो पॉजिटिव थे। जी, ये होता है। एक्यूरेसी नहीं आ रही है इसमें, एक्यूरेसी की मसला वो है। हर टेस्ट में होता है, उसकी अपना एक वो होती है, एक सेंसिटिविटी होती है कि वो किसी भी बीमारी को कितना सेंस कर सकता है। तो अगर वो नहीं सेंस कर पा रहा और फिर भी प्रेजेंट है बॉडी में, तो फॉल्सली नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो उसमें डिनाइल में मत जाएं कि आपको नहीं है। अगर आपका नेगेटिव आया तो जैसे मैंने पॉजिटिव था, मैंने टेस्ट रिपीट कराया कि चेक करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स हैं और आपको फॉल्स नेगेटिव आ गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप 10 दिन के लिए नाम नहीं लेना चाहूँगी, यासिर के एक दोस्त है, उनका फ़ोन आया, यार बुखार ही नहीं उतर रहा है यार, खांसी भी है, नज़ला भी है, और पता है क्या, मुझे ना टेस्ट नहीं आ रहा और स्मेल नहीं आ रही है। जी, ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो यासिर ने कहा कोरोना हो गया, बताया उन्होंने, मुझे पता है कोरोना हो गया। तो कह रहे नहीं यार, मैं वहमी हूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं कोई कोरोना नहीं हुआ। लोग डिनाइल में है कि हमें तो हो ही नहीं सकता, और ये नॉर्मल है। मौसमी बुखार का एक नाम चला है, कौन सा मौसम है ये बुखार का, मतलब होता है। वो मानते हैं कि समर फ्लू आता है, लेकिन सिंस एवरीबॉडी इज टेकिंग सो मच प्रिकॉशंस, सब इतना ख्याल रख रहे हैं, मैंने तो समर फ्लू नहीं सुना। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक मैं जो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग बड़े परेशान है इसमें, एक तो पीसीआर टेस्ट है, जैसे हम नेजल स्वैब, जैसे वो एयरबड एक टाइप का होता है, वो नाक में डालते हैं और उसके बाद उसको घुमा के अजीब सा उलझन होती है, और वो टेस्ट होता है, वो पीसीआर टेस्ट। एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, जो आपका ब्लड लेके उसे टेस्ट करते हैं। दोनों में क्या क्या फ़र्क है? देखिए, पीसीआर एक्यूट इन्फेक्शन को हमें इन्फॉर्म करेगा कि वायरस परसिस्ट कर रहा है। मेरे सिम्टम, अगर मैं टेस्ट कराने गया हूँ तो आई एम मोर फॉर के यार मुझे डायग्नोसिस बनानी है अपनी, मुझे सर्टेन डायग्नोसिस पे पहुंचना है कि अगर मुझे फीवर आ रहा है, ये आ रहा है, क्या ये कोरोना की वजह से है या नहीं है। तो पीसीआर इज द फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, पहले वो एक्यूरेट है। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो एंटीबॉडीज़ बिला वजह ना कराएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो उस वक्त तक एक तो सजेस्टिव नहीं होती है, और एंटीबॉडीज़ तो आपकी बॉडी जब फॉर्म करेगी ना, जब आप उस इन्फेक्शन से फाइट करना शुरू करेंगे, तो आफ्टर अ वाइल वो पॉजिटिव आनी शुरू होगी। तो वो एक्यूट इन्फेक्शन को सजेस्ट नहीं करती एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज़ का फिलहाल कोई ऐसे खास रोल नहीं है। हाँ, वो सस्ता है और वो महंगा है। मैं 2-4 दोस्तों, मैं 2-4 लोगों से, अब वो हर तरह के हमारे पास फ़ोन आते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आज अनाउंस करके जाऊँ कि मेरी क्लिनिक टाइमिंग 1 से 3 है, उसके बाद मुझे कॉल मत किया जाए। तो मतलब मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग कोरोना की टेस्टिंग के साथ एंटीबॉडी करा रहे हैं। भाई, जब आपको अभी शुरू हुआ है,
आपकी बॉडी फाइट करके एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनाएगी। अगर एंटीबॉडी करानी है तो बाद में कराएं, मतलब 14 डेज तो एटलीस्ट 14 या 20 डेज। बिल्कुल 14 डेज के बाद आपके तो टीटर्स क्या फायदा है एंटीबॉडी टेस्ट कराने का? जब हम तो कह भी नहीं रहे, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बस वो आपकी तसल्ली होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, रिएक्टिवेट हो गई है। और फिर आप जैसे अब अगर आजकल बॉडी में नॉन रिएक्टिव आ गया कि एक्टिवेट नहीं हुई है, फिर क्या है इसका मतलब? देखें इसमें भी इसकी भी टेस्ट की अपनी स्पेसिफिसिटीज़ हैं। हाँ। तो अगर इवन नहीं आ रहा है और हम एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं तो वी विल टेक इट लाइक कि हो सकता है कि जो है वो पेशेंट जो है वो कोरोना ना हो उसको और वो अब रिकवर हो गया। इस टाइम पे हम इसीलिए जो रिकमेंड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई आप अगर आप इन्फेक्टेड हुए हैं तो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप आइसोलेट हो। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोरोना कब का हुआ हो और आपकी बॉडी आप रिएक्टिव या रिएक्टिव ना भी हो रही, तो इसमें भी तो टेस्टिंग में एरर। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं और रोज मेरे दिमाग में नए नए सवाल जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। आप लोगों के लिए हम ज़ाहिर है रोज इसी तरह के शो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिल रही है इस शो से, क्योंकि आधे डॉक्टर नवेद और कमल तो खैर हैं ही आधे डॉक्टर तो ये मैं पहले शुरू के 3 दिनों में हाँ। आप एक ट्रॉमा भी है, आप घर वालों को भी मॉनिटर कर रहे हैं और फ़ोन नहीं बंद हो रहे। तो मैंने तीसरे दिन मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा इस तरह तो हम बीमार हो जाएंगे कि एक तो लोगों को खैरियत पूछ रहे हैं, लोग सिम्टम्स पूछ रहे हैं, लोग तीसरे दिन ही क्योर पूछ रहे हैं। हाँ। तो मतलब मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा इस तरह तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमने साइलेंट करके फ़ोन रखना शुरू किया। हाँ। कि हम अपना तो थोड़ा ख्याल रखें ना। हाँ। कि जैसे CAC 1000 है वो पी रहे हैं। अब हाँ, ये विटामिन्स की बताएं कौन कौन से आप लोग? हमने बहुत सस्ते और जो कहते हैं ना टिकाऊ विटामिन्स की है। हाँ। सर्बिक्स टी, जी सही है, ये वो जो भी एक CAC 1000 जो वो गोल के पी लेते हैं। हाँ, अम्मी डैडी रेगुलरली वो सेंट्रम खा रहे थे, वो जो एक 50+ वाली ठीक आती है। है, लेकिन उसके साथ साथ हम उन्हें छोटी को क्या दिया आपने? CAC 1000 पिलाया उसको, उसके लिए तो शुगर लग गया था। बच्चों के लिए जेली विटामिन्स भी आते हैं जो जेली की तरह होते हैं, तो हम उसको गमी बेयर्स विटामिन्स होते हैं, तो वो मैंने इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले ले लिए थे, मैं गया था तो वो उसने बहुत एंजॉय करके खा लिए। अच्छा। CAC 1000 बच्चे पी सकते हैं, बिल्कुल। वो उसको पिलाया हमने और वो उसने एंजॉय किया, जबकि रोज कहती थी आज ये फ्लेवर, आज ये फ्लेवर। हमने सारे फ्लेवर लाके रख दिए थे, मैंगो, ऑरेंज, कोला। फ्रूट जो है वो कौन कौन से खाए? फ्रूट्स में ये बताएंगे हमने वाटरमेलन, अच्छा तरबूज, मैंगो, आपको पता है मैंगो। नवीद से पूछा, आज मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मैंगो पे। रोज रात में जब रात में नाइट सूट चेंज करके रिलैक्सिंग टाइम में मैं मैंगो लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ अब ये मेरा टाइम है, हाँ दिस इज माय टाइम। तो मैंगो, वाटरमेलन था। अब तो समर तो इज फुल ऑफ फ्रूट। फाल से नहीं खाए? फाल से हमने उससे पहले बहुत खाए थे, लेकिन वो थोड़े खट्टे होते हैं। तो जब से हमें ये हुआ तो हमने कहा ऐसा ना हो कि गला पकड़ ले, तो इसलिए हमने वेजिटेबल ज्यादा बहुत एक साथ खा नहीं पा रहे थे, तो हमने सब मिक्स करके 4-5 चीजों का जूस पी रहे थे। अरे ये एलोवेरा का जूस पी रहे थे। अच्छा, खीरा, एलोवेरा और कोरिएंडर, जिंजर, मतलब अदरक डालें, लेमन डालें, जूस ब्लेंड करें। तो चाय हम सिर्फ रेगुलर नहीं पी रहे थे, चाय में वो दालचीनी और अदरक डाल के पी रहे थे। अदरक, अच्छा। मतलब जब जहाँ जिस चीज को जैसे यूटिलाइज कर सकते थे कर रहे थे। हमने बहुत ज्यादा मेडिकेशन नहीं की। अच्छा। हम अम्मी और डैडी की तो रेगुलर मेडिकेशन है। अच्छा, अम्मी डैडी को भी वो चाय पिला रहे थे आप? सब अदरक वदरक ये जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अम्मी को मेरी स्ट्रोक पेशेंट रही है, तो उनकी वो एक रेगुलर रूटीन है 5-6 दवाओं की जो खा पी रही हैं। डैडी की भी उनकी जो वो मेडिसिन थी वो चल रही थी। एक वीडियो में भी कहा था, आई थिंक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है कि देखिए स्पेशली एल्डरली के लिए जो बूढ़े लोग हैं, जो डॉक्टर के पास वो ऑलरेडी जाते हैं। जिस तरह मेरी सास के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो उनको देखते हैं, मेरे ससुर पल्मोनोलॉजिस्ट को देखते हैं जो लंग डॉक्टर होते हैं। मैंने पहले दिन उनको फ़ोन को कहा कि आप प्लीज़ फ़ोन करें हॉस्पिटल, और इस वक्त डॉक्टर रिस्पॉन्ड करेगा। भाई आप डॉक्टर के पेशेंट हैं, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने कहा प्लीज़ उन्हें फ़ोन करें, क्योंकि वो पूरा केस हिस्ट्री जानते हैं। और आप उन्हें बताएं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो दवाइयों में कोई चेंज तो नहीं करना, ठीक है। जबकि एक दिन पहले डेल्टा कॉर्डल बंद हुई है। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन किया, क्लिनिक ने 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड किया। उनका असिस्टेंट ने कहा आप रुके, मैं आपके डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ। और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं दवाइयों में कोई चेंज नहीं करना, आप यही लेते। सिम्टम पूछे कि कोई सिम्टम तो नहीं हो रहा, सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं हो रही, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बस यही करें, और फिर 1 हफ्ते बाद मैं आपको, टेली क्लिनिक कर रहे हैं आजकल सब ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लिनिक में फिर हम 1 हफ्ते बाद आपको देखेंगे। अच्छा, आई डोंट नो, ये सवाल आप डॉक्टर भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खवातीन जो है फैमिली प्लानिंग पिल्स ले रही होती हैं रेगुलरली, अब अगर कोरोना उनको हो जाए तो क्या वो इस तरह की पिल्स को उनको अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए?
ये सवाल किससे करूं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वैसे तो देखें कोई भी दवा में तब्दीली हम नहीं कर रहे हैं। कोरोना के अंदर जब हम ले रहे होते हैं तो हम सिवाय इसके कुछ खास दवाएं होती हैं जो कि खून पतला करने वाली होती हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं, या कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं को हम एडजस्ट करते हैं। बाकी किसी दवा को भी हम इस तरह से वो नहीं करते हैं। हाँ, मगर ड्रग हिस्ट्री ऑब्वियसली हार्मोन्स की दवा होती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि अगर नहीं, हाँ नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा। और जैसे जो मदर फीड करा रही हैं ख़वातीन और उनको हो जाता है कोरोना, तो फिर वो अपने बच्चों का क्या करें? बच्चे तो मदर फीड पर हैं, देखें फिर वो क्या करें? उसमें मदर फीड पे जो बच्चे हैं उसमें माँ वही प्रिकॉशंस लेगी कि वो मास्क पहन ले, पहनेगी, वो हाथ अपने धोएगी, हैंड को सैनिटाइज करे और वो बच्चे को उसके बाद feed करा बच्चे को सकती फीड है। कराएं। बिल्कुल, अभी मैं उससे कोई वो नहीं। वाचिंग दिस ऑन CNN। जी। CNN पे मैंने ये पूरा एक रिसर्च दिखा रहे थे कि एक माँ पॉजिटिव थी और वो इसी तरह से बच्चा फीड पे था, लेकिन बच्चा नेगेटिव ही रहा। ओके। क्योंकि अब तो WHO पूरी वो रन कर रहा है कैंपेन आजकल यही कि भाई बच्चियों के फीड में ही एंटीबॉडीज हैं। तो आप सोचें कि आप तो बच्चे को सही रख रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि प्लीज मास्क पहने और हैंड बराबर में सैनिटाइजर रख लें, वरना हैंड वॉश करें बच्चे को हैंडल करते हुए। यही आप बच्चे को प्रैक्टिस आइसोलेट जो है वो, क्योंकि मेरी वाइफ जो डॉक्टर हैं वो बच्चों के डॉक्टर हैं, अच्छा। तो वो यही रिकमेंड कर रही हैं। और ये मैंने उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा प्री हैंड में पूछ लो, इसके सभी सवाल हो सकते हैं, तो क्या बच्चों में आप लोग क्या प्रैक्टिस करो? तो शी टोल्ड मी कि अगर माँ भी पॉजिटिव आती है और उसका छोटा बच्चा है तो हम उसको एक रूम के अंदर रखते हैं और कोई मसला नहीं है, और आप बस माँ जो है मास्क पहने और साथ ही बच्चा रहे। बिल्कुल, माँ के बच्चा साथ ही तो रहे। बाहर नहीं जाएगा, ये सबसे बेस्ट। मेरी बहन अमेरिका में रहती है, तो वो कहती है कि यहाँ का प्रोटोकॉल है, उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं, कि वो कहती है यहाँ का प्रोटोकॉल है अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो बच्चे के वो टेस्ट भी नहीं करते, बच्चे को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। ओके। क्योंकि वो कहते हैं बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते, तो बच्चे को अभी लगे कि बाद में लगे, बच्चे को तो लगना ही है। मतलब यहाँ पे तो नानी दादी ये लोग बाहर साथ वो रह रहे सिस्टम होते नहीं है हैं ना। हाँ, तो वो ये हो सकता है। अच्छा, अब एक चाय आप बड़ी अच्छी बताई थी, मौका चाय है क्या? माचा। माचा, ये किस लिए माचा चाय? देखिए जैसे फूलों का बादशाह है गुलाब, इस तरह वैसे तो इक्नीशिया इसमें अच्छा होता है, जिस तरह इसी तरह हर्बल टीज़ में अगर आप देखें कि इम्यून बूस्टर कौन सी है और सबसे बेस्ट रिफाइंड टी कौन सी है, तो वो माचा टी है। और ये पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगी? इम्तियाज़ वगैरह हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन आप ये इसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल, इसकी खुशबू है ना मेहंदी की तरह होती है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना डालेगी। जैसे 1 कप चाय बना रहे हैं, अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं ना, तो ये देखें ये बहुत रिफाइंड है, तो आपने क्या करना है, बहुत ही कम लेना है। अच्छा, इसको तरीका इस्तेमाल बहुत डिफरेंट है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको चाय बना के पिए, आप इसको दही में डाल के भी खा सकते हैं। अच्छा। बहुत ही कम, इतना, इससे भी कम, 1/4 टीस्पून 1 कप के लिए काफी। जैसे आप चाय पी के अक गए हैं, ये तो आप दही में मिला के खाएं। अब स्मूदीज बनाएंगे हम आपकी इन चीजों। आप ये माचा टी जो है ना, आप दही में मिला के खा सकते हैं, क्योंकि आप इसका चाय के ज़माने में हमें किसी ने कहा था दही खाना बहुत अच्छा है। दही प्री एंड प्रोबायोटिक्स इसमें होता है, तो इस वजह से अगर दही, लेकिन सादा दही, मतलब कि आज ही का जमा हुआ, प्रोसेस ना। मैं तो रायता बनवा लेती थी जिसको धनिया पुदीना डाल के। और डब्बों के जो दही हैं वो दही नहीं है, जैसे खुला दही, जो खुला दही आपने लेना है जानवर का। जी, हाँ। प्रोसेस होते वो नहीं लीजिएगा। अच्छा, तो माचा एक आपने बताई, चाय भी माचा टी कर सकते हैं, और इतना थोड़ा सा लेकिन आपने कहा है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी हाई वो रिकमेंडेड है, लेकिन अगर ज़्यादा इसमें लेड ना हो, क्योंकि इसमें भी होते हैं ना बहुत सारे वो होते हैं, मतलब कि बहुत सारे कंपनीज जो है इसको अच्छी तरह रिफ़ाइन नहीं करती। जिसने रिफ़ाइन किया हुआ अच्छी चीज़ उठाएगा। इसका तरीका ये कि जब भी आप इसको लेके अपने हाथ पे, मैं बता देती हूँ, आप अपने हाथ पे, जैसे मैंने यहाँ लगाया, इसको हाथ पे करेंगे ना, तो बिल्कुल टेल्कम पाउडर से भी ऐसा हो, ये देखिए बिल्कुल गायब हो गया। मोटे दानों वाला वो अच्छा नहीं होता। अच्छा। तो वो आप ये देखिए। दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, इक्नीशिया फ्लावर। इक्नीशिया ये जो है, ये फ्लावर्स में नंबर 1 इम्यून बूस्टर है। अच्छा। और ये होता ही गले के लिए और लंग्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इक्नीशिया फ्लावर, अगर आपको ऐसे फ्लावर्स नहीं मिले तो आप इक्नीशिया फ्लावर टी भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ये देखिएगा एसेंस ना हो। मतलब ऊपर लिखा होता है, हम लोग उसको गौर से पढ़ते नहीं। जब भी कोई चीज़ लें तो आप पढ़ें, एसेंस का मतलब उसकी खुशबू है, उसका आपको अरोमा मिलेगा, मगर वो एक्चुअल फ्लावर नहीं है। एक्चुअल फ्लावर ये होते हैं, देखिए इस तरह पर्पल भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। ये इस फूलों को लेके इसको इस तरह करना है कि पहले आपने कप में रखना है एक फ्लावर, इसमें ज़्यादा इसको उबालना नहीं होता। अच्छा। अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अदरक इसमें डालें, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा आप इसमें डालें, रखें, और ये सारा आप जो है
खा सकते हैं। अब पाकिस्तान में ये वाली दालचीनी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिएगा, हाँ, कोई मसला नहीं है, जो भी, हाँ, ठीक है, जो मिल जाए, जो अवेलेबिलिटी हो। अगर शहद डालना चाहे शहद डाल दें, इसमें खौलता गर्म पानी डाल के इसको डाल इसको दें, पकाना नहीं है, नहीं पकाना नहीं। और इक्नीशिया फ्लावर जी इक्नीशिया, और ये फ्लावर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने किया, फिर आपने मतलब ये चाय आपने कंज्यूम कर ली, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं, इस पर खोलता गर्म पानी डाल के दोबारा ढक दें। और वाकई ये शाम में वाली डालें। चाय ऐसी है जो यासिर ने पी है तो उसका नेगेटिव आ गया रिजल्ट। हाँ, ये बहुत एक अच्छा। दफ़ा हम किया था तो पॉजिटिव आ गया था, फिर दोबारा रिपीट कराया ये चाय पीने के बाद, तो उससे उसका रिजल्ट नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़, थाइम हमारे मुल्क में हर जगह मिल जाती है, नॉर्दर्न एरिया में मिल जाती है थाइम और खाकसीर, क्योंकि बुखार भी होता है, जिसमें दर्द नज़ला ज़ुकाम है, तो ये 2 चीज़ें ऐसी चले आपको नहीं मिला ये, तो ये चीज़ें अवेलेबिलिटी है, ये मंगाएं। इसको थोड़ा सा आपको जोशाना होता है, जैसे गार्डन थाइम है मेरे पास, ये आपने डाला, इसमें खाकसीर डाला, और खाकसीर का खाकसीर एक ऐसी चीज़ है जो इस कोविड-19 के अलावा जो अभी आजकल बहुत सारी चीज़ें और फैली हुई है, जैसे डेंगू है, मलेरिया, उसमें भी आपकी मदद करेगी। और ये मैं इसका गवाह हूँ, इन्होंने मुझे दोनों चीज़ें भेजी थी जी, और हमने यूज़ की हैं ये, और बहुत अच्छी। हाँ, बस इसको इससे कोई और पेट खराब तो नहीं होता? नहीं, इससे नहीं होता, ठीक, इससे नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शंस के लिए अच्छी है, इन्फेक्शंस के लिए अच्छी है। कोई भी इन्फेक्शन। और देखिए हुंजा गिलगित पे जब एक रिसर्च हुई थी कि यहाँ के लोगों की एज क्यों इतनी ज़्यादा है, तो उसमें जब रिसर्च हुई थी तो पता चला कि वो थाइम इस्तेमाल करते हैं और खुबानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो उनके रिसर्च में ये बात आई कि और वैसे थाइम में थाइमोल होता है जो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर ये चीज़ जो है हमारे मुल्क में अवेलेबिलिटी इसकी है, बस ये है कि महंगा ना कर दीजिएगा और सही वाली चीज़ दीजिएगा। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन बस हो गया, अब तो कोरोना फैला हुआ है और किसी के घर में कभी भी आ सकता है बिन बुलाए, तो अगर किसी के घर में हो गया है कोरोना, कौन से ऐसे खाने हैं जो अवॉइड किए जाएं, कौन सी चीज़ें जो अवॉइड की जाए? देखें, मैंने शुरू में जैसे स्मोकिंग भी करते हैं लोग, पान पराग भी खाते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, पान भी खाते हैं, छालियाँ भी खाते हैं, तो मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ। देखें, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, छालियाँ हो गई, पान हो गए, या इस तरह की जो ये वाली चीज़ें, सिगरेट वगैरह है, ये तो वैसे ही नुकसानदेह है बॉडी के लिए। तो उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप अपने आप को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है उसके अंदर, तो आप मोर प्रोन है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, फिर वो इन्फेक्शन ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके अंदर आ सकता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड, वो तो किसी भी सिचुएशन में अवॉइड करना है, और कोरोना अगर है अल्लाह ना करें तो कम से कम खुदा रहा उस ड्यूरेशन में तो अवॉइड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, जैसे मैंने शुरू में खाने के हवाले से भी कहा था कि कोई स्पेसिफिक खाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल किसी को वॉमिटिंग्स हो रही हो या डायरिया हो रहा हो, तो उसमें हम डाइट वैसे ही मॉडिफाई कर देते हैं, हम उनको सॉफ्ट डाइट के ऊपर ले आते हैं, हम KUB डाइट कहलाती है जिसके अंदर। अच्छा, जैसे अगर फर्ज करें हो गया ना डायरिया, क्योंकि कुछ लोगों के सिम्टम्स भी डायरिया, बिल्कुल, उन्होंने सना मक्खी नहीं पी लेकिन उनको डायरिया हो रहा है क्योंकि सिम्टम्स में शामिल है, पूरी फैमिली को, बिल्कुल, हाँ, डायरिया। तो उसमें किस तरह के खाने लें? जैसे बनाना, उसके अंदर बनाना होता है, खिचड़ी होती है, उसके अलावा दही का इस्तेमाल है, ORS है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दही, फ्रूट्स कौन कौन से नहीं लें? फ्रूट्स देखें, वैसे फ्रूट्स सारे आपके लिए अच्छे देखिए हैं, आम वगैरह, ये पपीता बट वगैरह, अगर आपको डायरिया लगा हुआ है, आपको डायरिया है, फ्रूट्स के अंदर जो सेलुलोज कंटेंट होता है ये ज़्यादा होता है, तो पपीता, आम, ये वो फल हैं जो कि जिनके अंदर सेलुलोज ज़्यादा होता है, तो ये डायरिया इंड्यूस कर सकते हैं। बट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डायरिया अगर हो रहा हो तो वो फ्रूट इन द मीन वाइल जो है वो अवॉइड कर लें। हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, वो जैसे वाटरमेलन वगैरह है, वो ले सकते हैं। वाटरमेलन भी आजकल इतना अच्छा है, तरबूज। और पानी की इंटेक भी ज़्यादा अच्छी, पानी की इंटेक ज़्यादा, कम से कम 3 लीटर तो 2-3 लीटर पानी पिए रखें, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप घर में होते हैं ना तो आपको इतनी प्यास नहीं लग रही, जब आप चल फिर रहे होते हैं तो आप आम दिनों में ज़्यादा पानी पी जाते हैं, लेकिन पानी पिए तो अच्छी बात है। पानी इसमें आप लोगों ने पिया पानी बहुत यार, बच्ची को कैसे पिलाया? बच्चे तो पानी इतना कम पीते हैं। जूसेस, उसको जूसेस बहुत ज्यादा पिलाए, वो अट्रैक्शन डालनी पड़ती है ना, और तरबूज में भी पानी का कंटेंट है, वाटरमेलन उसको पसंद है, तो आप देखें कि बच्चों को फ्रूट कौन से पसंद है, जो पसंद है वही ज्यादा दें। हमारी बेटी रमजान शुरू थे और रमजान से ही हुआ है ना ये, तो रूह अफ़ज़ा मतलब लाल शरबत पीने की शौकीन है, तो हमने तो जो चीज उसको पिलानी थी उसके अंदर लाल शरबत था और वो चीज साथ में थी, और ये एक दिमाग उस वक्त लड़ाना पड़ा, आपको मिक्सिंग करनी पड़ती है। क्या चीज़ है आपको जो लाइक आपने इस आइसोलेशन पीरियड में रह के कुछ सीखी होगी, कुछ समझी होगी, कोई समझ आई होगी? तो बहुत कुछ सीखा है, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकली। एक तो मेरा काम है, मैंने दो दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक, मेरी अम्मी बीमार हुई तब,
और एक जब मुझे कोरोना हुआ। मुझे सिर्फ लगता है कि ज़िंदगी भर हम कहते हैं ना कि कल की तैयारी करो, कल की तैयारी करो, सब्र करो, कल सही हो जाएगा। आई जस्ट फेल्ट कि एक मेरी अम्मी के बाद और एक कोरोना के बाद मुझे सिर्फ लगा कि भाई जो करना है ना वो आज करना है, कल का किसी को नहीं पता। हाँ। ये हमेशा से हमें कहते थे, लेकिन हम ये बात समझते नहीं है। हाँ। जब आप प्लानिंग करो, आगे की प्लानिंग करो, बचा के रखो। नहीं, और प्लानिंग करनी है तो भाई अगर आप वो चीज़ आज कर सकते हैं तो वो क्यों छोड़नी है 5-6 साल पे, क्यों छोड़नी है 10 साल पे, क्यों छोड़नी है 1 साल पे। अगर कोई चीज़ आज हो सकती है तो वो आज कर लें, शायद कल करने का आपको मौका ही ना मिले। हाँ। तो आई थिंक ये मैंने चीज़ अपनी अम्मी से भी सीखी। मेरी अम्मी ने, मुझे लगा ज़िंदगी भर प्लानिंग बहुत की, लेकिन जब टाइम आया, जब वो बीमार हो गई तो यू नो फ्रूट नहीं मिला। जो आपने किया बहुत कुछ, और ये आप कहते हैं ना बुढ़ापे में मैं तो पार्टी करूंगी, और बेचारी का जब बुढ़ापा, सारी उम्र मेहनत करते रहे, सारी उम्र कि बस भाई बुढ़ापे में हम तो आराम से बैठ के खाएंगे। मुझे सिर्फ लगता है एक ये चीज़ और एक ये चीज़ कि आपको अपना ख्याल सबसे पहले खुद रखना होता है। जिस तरह प्लेन में नहीं कहते ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने फिर दूसरों को पहनाएं, तो मुझे पता है हमारी जो माशरे की खवातीन है वो सबको अपने से पहले रखती हैं। बच्चे पहले, मियाँ पहले, मेरे घर वाले पहले, लेकिन आई फील सबसे पहले आपको अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि आप सही हैं तो घराना सही है। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने नवीद को उस दिन ये कहा, मैंने कहा नवीद शुक्र है कि मैं ठीक थी, क्योंकि अगर मैं बीमार हो जाती ना तो मैंने कहा फिर क्या होता, यू नो, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। सिस्टम कोलैप्स कर जाता है जब औरत बीमार होती है। तो मतलब मुझे सिर्फ लगता है कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्लीज घर में जितनी खवातीन हैं सबसे पहले अपना ख्याल रखें। ये नहीं कावे बना के सबको पिला दिया, खुद नहीं पिया। शॉपिंग करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, कसम से मॉल बंद नहीं होंगे। और अभी शॉपिंग करके करें क्या, कपड़े तो वही नाइट सूट पहन, घर में ही नाइट सूट पहन के घूम रहे हैं। तो सीरियसली मुझे तो शर्म आने लगी थी कि इतनी, मतलब हम अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार होते, लेकिन उस वक्त दिल ही नहीं चाहता था तैयार होने का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सूट था पहले से रखा हुआ था, मैंने कहा था ईद पे पहनूंगी, आज तक वो रखा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है। मैंने कहा चले आप बकरा ईद पे पहन लूंगी, कोई बात। अच्छा, अब अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमें पता चली, जो जब आपको कोरोना हो जाए तो ब्रीद बेहतर करने के लिए आप किस तरह सोएं, किस तरह लेटें, कैसे बैठें, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नवेद रज़ा और उनकी बीवी कंवल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना कोविड-19 पेशेंट थे, रिकवर हो चुके हैं, और ना सिर्फ ये दोनों बल्कि इनकी बेटी और उनके माँ बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं लेकर। यहाँ मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग सवाल करते हैं कि अच्छा अगर हमें हो जाए तो हम सोएं कैसे, हम बैठें कैसे, मतलब एक नई चीज़ है जो सब लोगों के ऊपर हो रही है, तो लोगों के हर चीज़ के सवाल है, सवालात हैं कि सांस, जिनको ब्रीदिंग इशू हो रहा है वो सांस कैसे आराम से ले सकते हैं। तो इसके लिए साइमा हमारे साथ हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप साइमा, मुझे पहले तो वेलकम बैक, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस अब योगा शुरू करने वाली हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि योगा में तो आप दूर दूर बैठे होते हैं, हाँफते कांपते भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो साइमा जो है वो बहुत अच्छा योगा कराती हैं, और उन्होंने हमें योगा की डगर पे लगाया है। तो साइमा से मैं सवाल करूंगी, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमें इस वक्त करनी है, वो क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी 80 कम से कम इसके पोजेज हैं, इसके ब्रीदिंग्स हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ बता सकती हूँ। जैसे जिन लोगों को इशू बहुत ज़्यादा है कि लंग्स से रिलेटेड जो है कि उनके ब्रीदिंग इशू है, मतलब फील होता है कि जैसे यहाँ भारीपन है, सांस यहाँ से ऊपर आ नहीं रहा, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहली ब्रीदिंग मैं बता देती हूँ। आपने सांस लेना है, पहले गहरी सांस ले आप ऐसे, और सांस रोक लें। अच्छा, तकरीबन आप जितना रोक सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ाते जाएं। जितना आप इस ब्रीदिंग को करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस है। मतलब आपने कहा लंग्स, लंबा सांस लें, लंबा सांस और रोकना है, एक्सहेल करें, जी फिर निकालें वो बाद में, मतलब आप रोकेंगे जितना आप रोक सकते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल कर दें। ये एकदम से आप उसको एक्सहेल नहीं जब आपको कोरोना हो गया है, जी कोरोना हो गया, नहीं भी हुआ, ये हर किसी के लिए है। या आपके उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए कि वो सांस जिन लोगों को कोरोना हो नहीं है और जिनको हो चुका है, दोनों के लिए है, ये सेम है। अच्छा, क्योंकि सांस लिया और आपके लंग्स जो है आपको खुद फील होगी, जी आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करें, आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल किया, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इससे ये प्रैक्टिस होगी कि आपके लंग्स जो है स्ट्रांग होंगे, एक्सपेंड होंगे, ठीक है, और आपको ब्रीथ करने में इजी आपको फील होगा। और इसके साथ साथ दूसरी एक्सरसाइज क्या है जो मैं आपको बताती हूँ, अक्सर ही पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा से बता चुकी, कपालभाति। ये ऐसी ब्रीदिंग है कि आप जब जब इसको करेंगे आपको खुद को फील होगा
इसमें भी आप गहरी सांस लेंगे और अपनी टमी को बाहर निकालेंगे। इनहेल करते हुए सांस को अंदर लेके जाएंगे, अपनी यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर इसको भी अगर आप होल्ड करना चाहें थोड़ा सा होल्ड करें, एकदम झटके से करके बताएं, मुझे समझ नहीं आया इसको। हाँ। और टमी अंदर रखनी है। इनहेल करते हुए टमी आउट, मतलब सांस को अंदर लेके जाना है। इनहेल करते हुए आप टमी बाहर निकालेंगे और एक्सहेल ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी आप ब्रीथ करने में आपको इजी होगा। ये मैं किक बॉक्सिंग क्लासेस में ना मुझे ट्रेनर आखिर में वो जब हम कूल डाउन करते थे तो उसके लिए भी कराते हैं। बिल्कुल, ये कपालभाति बेस्ट है, ये आपके ब्रीथ को सही करने के लिए। बताओ कैसे नवेद? देखिए ये आप पूरा सांस अंदर स्टमक की तरफ ले जाते हैं और फिर आप ये सोचें आपके स्टमक में बलून है जो आपको हवा से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा, ये क्या आपको रिलैक्स भी करता और है, ये करता है रिलैक्स, एक्चुअली रिलैक्स, ये रिलैक्स भी करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। अच्छा, ये डाइजेस्ट सिस्टम को भी बेहतर जब करता आप है। अगर कोरोना हो गया और आपको ब्रीदिंग इशू हो रहा है तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई सांस रोकना और उसमें प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा रोके, वो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस है ना ये। जब तक आप करेंगे नहीं तो आप अभी से आप करना शुरू कर दें। जी अभी से आप करना शुरू कर, जैसे ही स्टार्ट हो आपको। अच्छा ये भी थोड़ा बताएं किस तरह पोस्चर रखना चाहिए, सोते हुए, बैठते हुए, वो भी थोड़ा सा। आप बैठने का मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको लेटने का बताऊंगी। बैठे, जब भी आप अगर चेयर पे बैठे आप कोशिश करें अपने बॉडी को सीधा रखें, क्योंकि जब तक अपनी बॉडी को आप सीधा नहीं रखेंगे आप सांस लेने में आपको तकलीफ होती रहेगी। अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे इस तरह से तो आप ब्रीथ अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से इसकी अगर बैठे में तो ईजी होके बैठें, कोई आप जो है अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखिएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप जो है चेयर पे बैठ के करना चाहते हैं तो चेयर पे बैठ के मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर कई लोगों से नीचे नहीं बैठा जाता तो वो चेयर पे बैठे हुए हैं, तो चेयर पे कैसे बैठें, रिलैक्स होकर बैठें, बिल्कुल इस तरह से झुक के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सीधा होके ऐसे बैठेंगे, ठीक है, ऐसे बैठेंगे। और अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग और बैठ के भी जो अभी ब्रीथ मैंने सिखाई है ये भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि उस वक्त कोई काम तो होगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ की तरफ तवज्जो दें, कि आप जितना आप अच्छे तरीके से ब्रीथ करेंगे आप उतना अपने आप को रिलैक्स करेंगे और बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। जैसे सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेस, कि वो आप उस चीज से आप। अच्छा सुनिए, जैसे मुझे तो सीधे बैठने की आदत है, मेरा मियाँ की तो लगता है कमर ही नहीं है, मतलब टेक के बगैर बैठ ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी मर्द बिल्कुल, उसका भी वो नहीं बैठ सकते, उसका भी हल है नीता। ये देखिए आप जो नहीं सीधा बैठ सकते पीछे कुशन रखेंगे, ठीक है, कुशन रखेंगे, ये अब सीधे बैठ गए, खुद ब खुद पोजीशन उनकी बेहतर हो जाएगी। जो लोग इस तरह से बैठते हैं, हाँ ये बैठते हैं, इवन सोफे पे बैठते हैं, सोफे पे भी बिल्कुल। अच्छा आप लेटने का बताएं कि जी ये आप तब बता रही हैं जब कोरोना हो जाए या वैसे ही अपनी आदत बना लें? अपनी आदत बनाएं, ताकि आदत पड़ी होगी वैसे तो अभी डर के हमारे आदत चेंज कर भी लेंगे। बिल्कुल वो इसलिए कि जब तक आपको आदत नहीं होगी तो आप नहीं कर सकेंगे, उस वक्त भी आप और शदीद स्ट्रेस में चले जाएंगे। मेन चीज ये है कि आप अब लेटना बताएं। जी, अब जैसे कुछ लोग उल्टा सोते हैं, कुछ जैसे मैं सीधा सोती हूँ जी, और सीधा सोने में ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम होती है। सबसे मेन चीज क्या है इसमें, पोस्चर आपका बहुत काउंट होता है कि आप किस तरह से सो रहे हैं। आप सीधा सोएंगे आपको और ज्यादा ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। तकिया भी नहीं लेती ना जी, मैं तकिया डबल चिन ना निकला है अपनी ब्यूटी की वजह से। हाँ लेकिन ये कि लेना चाहिए तकिया, नॉर्मल तकिया ले, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं कीजिएगा और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल ये पोजीशन होनी चाहिए सोने की। ये देखिए इतना बहुत है। अगर कई लोगों को बहुत शौक होता है कि ऊपर रख के सोएं अपने गर्दन, तो उनके लिए मसला उनको भी बता देती हूँ कि वो खुद फील करें, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह से सोना है उनको। इतना मोटा तकिया, ये देखिए ये देखिए इस तरह से भी, ताकि आप, लेकिन ये कई लोग ऐसे करते हैं कि बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे रखते हुए और इस तरह से सोते हैं। ऐसे नहीं सोना चाहिए, इस तरह से आपकी बॉडी और ज़्यादा, आपके लंग्स जो है बिल्कुल प्रेस हो रहे होंगे तो उसमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। अगर थोड़ा बड़ा ज़्यादा भी तकिया आप रखना चाहते हैं तो ऊपर की साइड पे, ताकि ये आपकी ये वाली चीज़ है, आपकी बैक जो है हाफ इसमें तकिए के ऊपर आ जाए तो आपको फिर आप इजीली आप सांस ले सकते हैं। ये पोजीशन ठीक है, इस तरह से भी लेट सकते हैं, लेकिन अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, ताकि आपके लंग्स प्रेस नहीं हो। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एक और हल ये है कि आप उल्टा लेटें। उल्टा लेटें। हाय हाय, उसमें तो और ही नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं, ये देखिए जी रिकमेंडेड है कि उल्टा लेटना बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि मुझे तो लगेगा मेरा सांस नहीं बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखिए।
ये रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे लंग्स जो है बैक साइड पे होते हैं। जब हम मॉडरेट से सीवियर में जा रहे हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, उल्टा बिल्कुल। लेटने वाली हम लोग अपने सब पेशेंट्स को प्रैक्टिस करा रहे जी, हैं। बिल्कुल। इसके अंदर ऑक्सीजन में ड्रास्टिक तब्दीली जी, आई है। बिल्कुल। जिनकी 85 तक चली गई थी ऑक्सीजन, उनकी एकदम से सिर्फ और सिर्फ ये करवाने पे, यानी कुछ भी नहीं किया हमने, ऑक्सीजन उनको चलाई गई ब्रीथ करें और ये उनकी posture रखें, 95%। अच्छा प्लीज ये बताएं, उल्टा लेटे तो तकिया कैसे रखेंगे? मतलब तकिया क्या? नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल के बहुत ज्यादा प्रेस ना हो, नॉर्मल तकिया। अच्छा करवट ले लें हम, मतलब लाइक मुंह जैसे तो उल्टा लेट के आप तो नींद आती है अपने चेस्ट के रीजन में तकिया रख सकते हैं हाँ, उसके अंदर, और इस तरह से लेट जाएं। उसमें आप अपनी गर्दन यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, थोड़ा आपको लिफ्ट भी मिल जाएगी। तो आप देखो ना, ये वाली बातें मुझे पता नहीं, कोशिश भाई, करें। उल्टा लेट के आप यूं लेटे तकिए के नीचे एक्चुअली हाथ लंग्स गया। जिस तरह प्लेस्ड है ना, जब आप बैक पे लेटते हैं तो लंग्स में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप यूं लेटेंगे तो यहाँ रिब केज है, लंग्स पीछे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो रिब केज पे प्रेशर पड़ता है। अरे बस जैसे इसी नींद आती है वजह से। सो जाएं बस। नहीं, अगर आपको जब ब्रीदिंग मैं राइट करवट ले लेती हूँ, मुझे लगता है वही जब सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो राइट करवट। बिल्कुल। उल्टा लेटना ये रिकमेंडेड है, ये WHO की तरफ से है, और सब हम हमारी गाइडलाइंस के अंदर है फॉर कोरोना। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को नमूनिया टाइप हो जाता है वो भी कर सकते हैं इस तरह से। नमूनिया जिनको जी, जिनको नमूनिया है उनका भी, क्योंकि उसके अंदर भी ब्रीदिंग का भी बिल्कुल, उनका बिल्कुल, भी प्रोनिंग उनको भी पोजीशन कर बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। यही पोजीशन में सो सकते हैं। और कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस किस चीज के लिए साइमा? कहाँ तुम इसमें चली गई, ऐसी ये नजर आपको ही नहीं आ सोने रही। की बता दी, और पोजेस इधर आ जाए ना। जी, कुछ मैट पे पता नहीं कहाँ चली गई, पिलर के पीछे। इसमें पोजेस हैं कुछ, वो मैं बता सकती हूँ कि जो आप ड्यूरिंग कोरोना जिन लोगों को हाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनको भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि किस तरह से वो पोजेस करें। एक तो है कैमल पोज, जिससे आपके लंग्स जो है एक्सपेंड होंगे, तो उससे आपको ब्रीथ करने में इजी आपको रहेगा। अच्छा। इस तरह से बैठेंगे ऐसे, सुनिए जैसे आप बैठी है वैसे कोई बैठ ही ना जाए। चले नहीं बैठ रहा, इवन आप उस पे भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नमाज पढ़ते तो हमारे पैर थोड़े से साइड पे निकले साइड में होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इस तरह से बैठना है। अच्छा। और इसी तरह से आपने ऊपर उठ जाना है। अच्छा। ठीक है, और अगर जिन लोगों से ऐसे नहीं बैठा जा सकता तो वो नीचे यहाँ पे कुशन रख सकते हैं। ठीक है, ये कुशन इस तरह से रख दिया, ऐसे हाँ कुशन रख दिया, सही अब है, इजी होके बैठ हाँ, जाएंगे। ठीक है, हाँ। और अपने टो पे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक टो है। पे, और आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा आप ओपन कर लेंगे अपने दोनों फीट को। ठीक है, डिस्टेंस रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ पीछे लेके गए। जब आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जी सिम्टम्स फॉर बेटर ब्रीदिंग या नहीं है, ये अच्छा। दोनों सूरतों में आप कर सकते ठीक हैं, है। दोनों सूरतों में, क्योंकि ये लंग्स के लिए है, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके जो है ब्रीथ करने की जो है वो उसको इम्यूनिटी को वो बूस्ट करेगा, और आपकी जो ब्रीथलेस जो जिनको फील हो रहा है कि ब्रीथ नहीं सही कर सके, उनके लिए बेस्ट है ये। ठीक है, ठीक है। तो एक हाथ पीछे लेके गए और इसी तरह से दूसरा हाथ, तो दोनों हाथ पीछे लेके जाते हुए अपने फेस को बैक पे किया, तो आप खुद फील करेंगे कि आपके लंग्स जो है एक्सपेंड हो रहे हैं। अच्छा, तो इसको भी आप 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएंगे इसकी टाइमिंग्स, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद फील करेंगे। एक तो ये अगर देखा जाए खूबसूरती के हवाले से भी कि ये एज को रिवर्स करता है। अच्छा। ठीक है, वो खूबसूरती तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनली ऑर्गन्स आपके, लेकिन उसके साथ साथ सांस भी आएगा। जी बिल्कुल, सांस भी आएगा। इस वक्त किसको खूबसूरती चाहिए, इसको सांस नहीं, तो जाहिर सी बात देखिए, आप पॉजिटिव, इसमें भी अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना, सोचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही आप जो है निकल आएंगे उस चीज़ से। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं इस टाइम पे आके, तो फिर आप जो है और ज़्यादा जो है वो उसमें चली जा डिक्लाइन कर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेडिटेट भी करेगा आपको, ये वाली एक्सरसाइजेस, क्योंकि वाकई एंजाइटी, स्ट्रेस, सच बताओ तुम लोगों को था एंजाइटी, स्ट्रेस था, स्ट्रेस मुझे फैमिली के लिए था, एंजाइटी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन एंजाइटी एक बिल्कुल डेफिनेटली लोगों में होती है, इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी थी। मुझे लगा, जितनी दफा मुझे ऐसा लगा मुझे सांस नहीं आ रहा, अगर आप ऑक्सीमीटर में मेरी उंगली डालें, बिल्कुल सही था। इट वाज जस्ट एंजाइटी। वो एंजाइटी सबसे पीक हुई थी ईद वाली रात को, क्योंकि आपको पता है ईद, और फिर घर वालों से आप फोन पे बात कर रहे हैं, सब तैयार हुए हैं और आप यूं बैठे हुए हैं कि मतलब क्या हो बैठे गया। बैठे रोना आ जाता था ना। जी, ईद की रात तो ऐसे बैठे बैठे मुझे हमेशा से मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है। आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, समझ आता है, फीलिंग नहीं थी। मैंने कहा उस दिन ने वो फीलिंग बता दी कि इनको फील क्या होता होगा। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा कि पूरी दुनिया कोलैप्स करने वाली है। अल्लाह, ओह भाई, एक झुरझुरी आती है, फिर वापस आते हैं। इन दी एंड प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। आखिरी एक सवाल हमारे इधर ही कहीं ऑफिस में किसी ने पूछवाया है कि अगर आप पहले से डायलिसिस पेशेंट हों और आपको कोरोना हो जाए, फिर क्या होगा?
और शुगर पेशेंट भी हैं, मतलब खतरनाक तो है, ये तो मुझे पता है। कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हैं, चाहे आप डायबिटीज़ हैं, चाहे आप किडनी के पेशेंट हैं, लिवर की डिजीज़ के किसी पेशेंट हैं, या कोई और बीमारी है, HIV हो गया, TB हो गया, XYZ, आप मोर चांसेस हैं कि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। सो हम उनको ज़्यादा एहतियात, बिल्कुल, एक तो एहतियात ज़्यादा करनी है, फिर ऐसे तो हम अक्सर केसेस को एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, तब भी हम एडमिट कर लेते हैं टू बी ऑन मोर सेफर साइड कि ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और सडन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है बहुत सडन होती है, विद इन आवर्स जो है पेशेंट ख़राब हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ ये पॉइंट ये समझ आए कि अगर आप डायलिसिस पे हैं, किडनी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर भी आपको हो सकता है मॉनिटर, कीप मॉनिटरिंग। द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी फैमिली को डे नाइट मॉनिटर करें, और वही इसका बेहतरीन हल है। और प्लीज डॉक्टर के साथ मॉनिटर करें, डॉक्टर के बगैर मॉनिटर मत करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि ट्विटर पे और फेसबुक पे मैं 2-3 दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है कि लोग एक दूसरे के सेक्ट्स, रिलीजन, जात और ये सारी चीजें देख के प्लाज्मा डिसाइड कर रहे हैं कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। तो खुदा का वास्ता है, शर्म करें, ये कोई टाइम नहीं है ये सारी चीजें सोचने का, इंसानियत का टाइम है। हाँ, ये नहीं ये है तो मैं इसको नहीं दूंगा। आपका प्लाज्मा किसी की जान बचा रहा है यार, और आप किसी की जान बचाने के लिए आप ये कैसे देख सकते हैं कि वो क्या है, वो किस सेक्ट से है, वो किस रिलीजन से, वो किस जात से। ये ना करें प्लीज, कि जिसको ज़रूरत है आप किसी की जान बचा लें। और इंसानियत भी यही कहती है, इस्लाम भी यही कहता है। जब मैं कहती हूँ निदा, हम लोग तो जब से हमें हुआ है, आपको भी पता होगा, एक एक फ़ोन कॉल, एक एक फेसबुक मैसेज, एक एक इंस्टाग्राम का मैसेज हम जवाब देते हैं। जवाब क्यों देते हैं? क्योंकि खुद पे गुजरी है। अंदाजा है कि जब कोई खांस भी रहा है तो उसको कैसा लग रहा होगा। तो हम तो यही कोशिश करते हैं, मतलब हमने तो आई थिंक हमारी नॉलेज से किसी को बिल्कुल फायदा। हमने कितने लाइव सेशंस किए हैं, कितने ग्रुप्स पे, खवातीन के भी कितने ग्रुप्स हैं जिसपे हम दोनों बैठते हैं, बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई किसी का फायदा हो जाए। आज भी आने का मकसद यही है कि एटलीस्ट लोग हमसे सीखें कि भाई प्लीज इसको नॉन सीरियसली लेने वाली डिजीज नहीं है। आपके लिए हो सकता है आपको कुछ ना हो, लेकिन आप कैरियर बन के ऐसे किसी इंसान को दे दें जिसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। मतलब लाइक आपकी वजह से कोई किसी का इंतकाल हो गया है, मतलब आप कैसे इस गिल्ट से जिएंगे। बिल्कुल, जो नवीद के लिए मुझे लगा कि नवीद को सबसे पहले सिम्टम हुए और हम सबको हुए, तो मैंने सबको यही कहा कि देखिए हमें तो हुए वो अलग है, लेकिन यहाँ जो मेंटल प्रेशर था, मैं डॉक्टर बिल्किस को मेरी वजह से मेरे घर वालों को, ये लोग तो 2 महीने से घर पे ही थे ना, आइसोलेशन कर रहे थे। मैं काम के लिए या किसी चीज के लिए भी बाहर निकला हूं तो मैंने अपने आप को एक्सपोज किया और मैं घर वापस लेकर आया, तो जो घर पे थे उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं था ना, तो एक गिल्ट है ना उनका। तो और उसी में खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई जान से चला जाए या फिर तबीयत क्रिटिकल हो जाए, तो ये आपके साथ सारी जिंदगी रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, शो पे लोगों को इतनी अवेयरनेस देने का। डॉक्टर साहब, साइमा, डॉक्टर बिल्किस, आप लोगों का शुक्रिया कि आप, मैंने तो इनकी ड्यूटी लगा दी, मैंने कहा आपने जो है ना आना है मेरे शो पे। और ये इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कोविड के जो पूरा प्रोसेस चल रहा है अभी, उसमें इनका बड़ा, ये हमारे साथ भी इन्होंने बहुत नेकियां कमाई हैं। और ये बताती है निदा, इन्होंने इस तरह हमारा मुराला अब किया कि निदा लोग रोते हुए फोन कर रहे होते, तुम लोग बहुत बेहतर हो। ये जब वो कहती थी ना, तो एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट आता था, वरना वो स्ट्रेस लेवल कहाँ पहुंचा हुआ था। तो थैंक यू सो मच। और जी यहाँ हम खुदाफिज करें आपको, लेकिन मेरी दुआ है कि किसी दिन मैं कोरोना कोविड-19 को खुदाफिज कह सकूं। वो दिन कब आएगा, जल्दी से दुआ करें और इंशाल्लाह वो दिन आएगा ज़रूर जब मैं कहूँगी खुदाफिज कोरोना कोविड-19। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, और कल का शो आप ज़रूर देखिएगा। हम अभी इतने दिनों से हम जो बात कर रहे थे वो माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स पे, कल हम क्रिटिकल सिम्टम्स पे बात करेंगे। किसी की डेथ हो गई हो या कोई किसी को दूसरी ज़िंदगी मिली हो अस्पताल जाके, हम उसको भी टच करेंगे कल। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा, मिस ना कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।